अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? वालेकुम सलाम जी सर। इट्स लाउड एंड क्लियर। परफेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, आज आप तीन हैं फिजिकल क्लास के लिए। आप भी लेक्चर ले रहे हैं? ठीक हो गया। अच्छा, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू लास्ट ओरिएंटेशन। शुरू में 1 आवर हम प्योरली लेक्चर सुनेंगे जो जो डिटेल्स हैं, और लास्ट के जो 30 मिनट्स होंगे वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। इनिशियली टू गेट स्टार्टेड काफ़ी सारे लोग वो भी होंगे जिन्होंने लास्ट क्लास ओरिएंटेशन नहीं अटेंड की होगी, और आज वाला लेक्चर उनका मे बी पहला लेक्चर हो, तो हम लास्ट क्लास को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और साइड बाय साइड अपने आगे भी चलेंगे, क्योंकि लास्ट वन वाज बेसिकली ओरिएंटेशन और आज ऑफिशियली फर्स्ट क्लास है सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजरी की। मैं टॉप पे लिख देता हूँ टाइटल, सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजरी। प्रीवियसली हमने ओरिएंटेशन में ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी कि किसी भी बिजनेस को पाकिस्तान में लीगलाइज होने के लिए कुछ सर्टेन कैटेगरीज में रजिस्टर होना ज़रूरी होता है। उन कैटेगरीज को 1 2 3 करके लिखा गया था और स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज को भी डिस्कस किया गया था। कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशंस थी जो कि ज़रूरी हैं पाकिस्तान में किसी भी बिजनेस के लिए लीगलाइज होने के लिए। सेकेंड स्टेज पे आई थी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस, वो रजिस्ट्रेशन जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ज़रूरी होती है। और थर्ड कैटेगरी में हमने पढ़ा था कि कुछ स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग होते हैं पाकिस्तान में जो लिमिटेड कुछ सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज़ पे अप्लाई होता है। वो कब लाइसेंसिंग अप्लाई होती है? जब वो बिजनेस सर्टेन एक्टिविटी कंडक्ट करती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब या इस्लामाबाद, जो भी सर्टेन रेगुलेटर आ रहा है उनका, उसमें वो अगर लाइसेंस्ड एक्टिविटी हो, उस चीज़ को हम स्लाइटली वन पेंडिंग करते हैं और रिवाइज करते हैं ड्यूरिंग द सेशन। वर्चुअल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 1 2 3 करके उसको लिखते रहें, और एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन में उन सारों को इंशाल्लाह कवर किया जाएगा। सो प्रोप्राइटर भी आपके सामने वन बाय वन इस शीट के ऊपर कुछ कैटेगरीज आ रही हैं। मैं इसको फर्दर जूम भी कर देता हूँ ताकि अगर किसी को क्लियर नहीं आ रहा तो 1.25। ये नॉर्मल रफ सा एक हम ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे जो कि सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। लॉ की बुक्स में या लीगल बुक्स में टर्मिनोलॉजीज सेम होंगी, पर उसके डिफरेंट नेम्स भी अवेलेबल होंगे। वो डिफरेंट नेम्स भी हम अपने पूरे कोर्स में पढ़ेंगे, ताकि आपके सामने अगर सुनने में फर्म का वर्ड है तो आपको पता हो कि फर्म क्या है, कंपनी का वर्ड है तो कंपनी क्या है। पाकिस्तान में बिजनेस को बुलाने के लिए कि वो क्या किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, उसके डिफरेंट वर्ड्स फेमस हो चुके हुए हैं। उन वर्ड्स को मैं सामने लिखूंगा जो फेमस हैं। कुछ होते हैं बिजनेस, लोग यूजली कहते हैं कि मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है, या ये मेरे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, या ये मेरे बिजनेस की फाइल है, या ये मेरे बिजनेस का सर्टिफिकेट है। कुछ लोग यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं पाकिस्तान में कंपनी का, कि ये मेरे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरी कंपनी की फाइल है, ये मेरे कंपनी का एनटीएन है। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन काफ़ी चीज़ें मिक्स हो चुकी हुई हैं, तो हम इस कोर्स का एक मेन गोल ये भी होगा कि हम एंड में आइडेंटिफाई करें कि एज पर लॉ बिजनेस किसको कहा जा सकता है, एज पर लॉ कंपनी किसको कहा जा सकता है। इसी तरह जहां जहां आपने बिजनेस का वर्ड सुना है वहां पर कंपनी का भी आया होगा। और एक और वर्ड जो बड़ा फेमस हुआ है फर्म, कि जी मैंने फर्म रजिस्टर कराई है और ये मेरे फर्म के डॉक्यूमेंट्स हैं। फर्म के बाद एक और वेल नोन जो वर्ड आपने लोकल मार्केट में सुना होगा पार्टनरशिप, कि जी ये मेरी पार्टनरशिप है और ये मेरे पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जिस तरह आप समझ लें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या कुछ और इदारे मिनिस्ट्रीज़, जो कंपनीज को अपने पास एनलिस्ट करते हैं या अटैच करते हैं या अपने आप को बिजनेसेस का ऑथराइज्ड वेंडर बनाते हैं, वहां पर भी ये इरेगुलरिटीज आपको मिलेंगी। कहीं कोई इदारा हर तरह के बिजनेस को फर्म कह रहा होगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हर तरह का इदारा फर्म होता है। ये उस स्पेसिफिक मिनिस्ट्री की या इदारे के अपने लूप होल समझ लें, या लीगल उनकी फ्रेमवर्क सही लिखा हुआ नहीं होता जिसने पेन डाउन किया होता। सेकंड, काफी काफी इदारों में आप जाएंगे वो हर तरह की रजिस्ट्रेशन को कंपनी कह देते हैं कि जी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दें, जबकि असल में वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी के नहीं होते। एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर मेरी नज़र में सबसे पहला स्टेप जो कॉर्पोरेट एडवाइजर को पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो एक सर्टेन डॉक्यूमेंट देखे अपने सामने और वो फौरन बता दे कि ये डॉक्यूमेंट है क्या। ये सोल प्रोप्राइटर का डॉक्यूमेंट है, ये एओपी का डॉक्यूमेंट है, ये एलएलपी का डॉक्यूमेंट है,
या ये प्राइवेट लिमिटेड का है या पब्लिक लिमिटेड का है। क्यों डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है? उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बाय लॉस कौन से अप्लाई होते हैं, रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस कौन सा अप्लाई होता है, टैक्स कॉम्प्लाइंस कौन सा अप्लाई होता है, वो सारा उस डॉक्यूमेंट को देख के ही आइडेंटिफाई होता है। अब यूं समझ लें कि इस्लामाबाद का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ही उसको रिन्यू करेगी। एक रावलपिंडी का ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उसके चालान, उसका कंप्लायंस, उसके वाजबात, उसके रिन्यूअल्स इस्लामाबाद से आगे डील नहीं कर सकते। इसी तरह हर टाइप की बिजनेस एक्टिविटी अपने अपने रेगुलेटर के पास रजिस्टर्ड है और उसने उसी ही कंप्लायंस पे पूरा उतरना है। ये सम कुछ टाइप्स थी राइट साइड पे जो मैंने लिख दी हैं, चार। अब हम इनको फर्दर आइडेंटिफाई करेंगे कि लॉ के अंदर इनको किस तरह कहा जाता है। जो बिल्कुल बेसिक कैटेगरी है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। इसको पाकिस्तान में सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, इंटरनेशनली इसको सोल ट्रेडर का वर्ड भी यूज किया जाता है। सोल ट्रेडर, यूके में सोल ट्रेडर से ये वर्ड निकला था, पाकिस्तान में आते आते ये सोल प्रोप्राइटर हो गया, क्योंकि हमारा मैक्सिमम लॉ यूके से ड्राइव हुआ है। सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर, ये जब भी आपके सामने है इसका मतलब एक ही है कि ये सोल प्रोप्राइटर है। बिल्कुल ट्रेडर, बिल्कुल। अभी जैसे एक भाई ने क्वेश्चन किया कि सोल ट्रेडर वो होता है जो सेल परचेज का बिजनेस करता है। लॉ की नजर में हर बिजनेसमैन ट्रेडर है। वो क्योंकि एक ट्रेडिंग एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है, वो सर्विसेज की भी हो सकती है, वो गुड्स की भी हो सकती है। ट्रेड का मतलब है लेन देन करना। सोल ट्रेडर कोई भी बिजनेस कर सकता है, वो ट्रेडर ही कंसीडर होगा। हम लोकल मार्केट में हम ट्रेडर को सिर्फ वही समझते हैं जो गुड्स को ट्रेड कर रहा हो या कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो, क्योंकि हमने ट्रेडर का वर्ड देना है। लेकिन ट्रेड का मतलब है लेन देन। ट्रेड के जो लीगल मीनिंग है आप गूगल में अगर जाके लिखें तो वो लेन देन की, हाँ वो स्पेसिफिक भी हो सकती है और जेनेरिक भी हो सकती है, किसी भी टाइप की ट्रेड वो कर रहा हो। तो यूके में इसको सोल ट्रेडर कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सोल प्रोप्राइटरशिप इसका कंप्लीट नाम है। ये बिल्कुल बेसिक एक एंटिटी है रजिस्ट्रेशन की। इसमें कितने लोग मिल सकते हैं? सिर्फ एक पार्टनर इसको कंपनी बना सकता है, सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनेस, एक अकेला इंडिविजुअल। एक से ज्यादा होगा तो वो सोल प्रोप्राइटर नहीं बन सकती, क्योंकि इसके बिजनेस नेम में ही सोल आ रहा है। कॉर्पोरेट एडवाइजरी में आपने हमेशा जो भी वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं ना, उनके गूगल में जाके या चैट जीपीटी में जाके या किसी और एआई टूल में जाके उसके मीनिंग्स लाजमी देखने हैं। कॉर्पोरेट एडवाइजरी या कॉर्पोरेट जितनी भी पाकिस्तान की या बाहर की है, उसमें कंपनी का या बिजनेस का जो लीगल नेम होता है ना, वो लीगल नेम ही उसको डिफाइन कर रहा होता है कि वो क्या है। जैसे हमारा एक लीगल नेम जो फेमस है हमारे सामने, हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। आपको पता लग जाएगा ये बात हो रही है पंजाब के गवर्नमेंट के सरकारी इदारे की, ये किसी एनजीओ की बात नहीं हो रही, ये किसी पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही, ना ये किसी विफाक की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि पंजाब और गवर्नमेंट ये दो लफ्ज हमने बार बार सुने हुए हैं। इसी तरह अगर जो बिजनेस के वर्ड्स के ऊपर आप आए तो सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर आप गूगल में जाके लिखें या किसी चैट जीपीटी में, वो आपको बता देगा कि सोल का मतलब है सिंगल ओनर, सोल मतलब अकेला, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब है ओनर। अकेला ओनर सोल प्रोप्राइटर बना। नेक्स्ट आ जाती है कैटेगरी एओपी। ये है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जिसको हम आमतौर में पार्टनरशिप भी कहते हैं पाकिस्तान में, और ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर होती है। जो कन्वेंशनल फर्म होती थी ना, मैं इनके ऊपर वर्ड्स भी लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया होता जाए कौन सा क्या है। एओपी के ऊपर अगर हम फर्म का वर्ड लिखें तो ये लीगली ठीक होगा। जो एओपी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम फर्म के डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं कि ये उनकी पार्टनरशिप फर्म है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। सोल प्रोप्राइटर का अगर लीगल नेम पे हम आए तो उसको हम सिर्फ बिजनेस कह सकते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ना तो ये फर्म होगी, ना ये पार्टनरशिप होगी, ना कुछ हो। नेक्स्ट आ जाता है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एससीसीपी में रजिस्टर्ड होती है। कैसे होगी, किस तरह होगी, वो सारी डिटेल्स हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे। अभी आपने बस ये माइंड में रखना है कि जो यूके में एलएलसी होती है वो पाकिस्तान में एलएलपी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत मिसकंसेप्शन चली, हम यूके की एलएलसी को पाकिस्तान की एलएलपी से मिक्स कर देते हैं। यूके की एलएलसी का मतलब होता है यूएस की लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लेकिन पाकिस्तान में एलएलपी है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो एक चीज हमने एस्टेब्लिश कर ली है कि वो कंपनी है और ये पार्टनरशिप है, और कंपनी और पार्टनरशिप कभी सेम नहीं हो सकती, वो हमेशा डिफरेंट होंगी। तो एलएलपी को हम नॉर्मली अगर लीगल वर्ड देखें तो इसको पार्टनरशिप कहना ठीक होगा। ये पार्टनरशिप की कैटेगरी में आ गई। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। अब फर्दर जो कैटेगरीज हैं आपके सामने आ रही हैं, इन सब के बिजनेस नेम के एंड में एलटीडी आ रहा है, लिमिटेड। जिनके भी नाम के एंड में लिमिटेड आ रहा है ये बेसिकली एज पर लॉ कंपनीज हैं।
इनको आप कंपनी का वर्ड यूज करेंगे तो वो लीगली ठीक होगा। आज के बाद से एक चीज का आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि लॉ में आपने किसी भी फाइल को कंपनी के डॉक्यूमेंट्स तब करने हैं जब वो या तो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है, या वो प्राइवेट लिमिटेड है, या वो पब्लिक लिमिटेड है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यूएस की बात करें तो फिर वो यूएस एलएलसी होगी, और अगर यूके की बात करें तो यूके में हमारे सेम ही है, प्राइवेट लिमिटेड होती है। जैसे पाकिस्तान में पीवीटी एलटीडी है, वैसे यूके में भी पीवीटी एलटीडी है। ये थी बेसिक क्लासिफिकेशन। फौरी तौर पे मैं इसके कुछ मेंबर्स भी लिख देता हूँ। फर्म जो है एटलीस्ट दो लोग मिलकर बनाते हैं, पार्टनरशिप भी मिनिमम टू। एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, ये अब नाम इटसेल्फ बता रहा है। एसएमसी का मतलब होता है सिंगल मेंबर कंपनी, कि ये एक अकेले बंदे ने ही मिलके कंपनी बनानी है, दो या तीन लोग नहीं है। तो एसएमसी, सिंगल मेंबर ने आइडेंटिफाई कर दिया कि इसका ओनर एक है, और जो सी वाला वर्ड आ रहा है कंपनी, उसने स्टैब्लिश कर दिया कि ये वाकई कंपनी है। और अगर हम सी के वर्ड को इग्नोर भी कर दें, एंड में इसके पीवीटी एलटीडी आ रहा है, तो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब होता ही कंपनी है। तो इसमें कितने लोग, सिंगल मेंबर थी तो इसमें एक ही, और प्राइवेट लिमिटेड है तो मिनिमम टू, और पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम सेवन होते हैं अगर स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्टेड करें तो। पार्टनरशिप मिनिमम टू। अब ये होती हैं बेसिकली बेसिक रजिस्ट्रेशन। मैं यहाँ पे बेसिक का वर्ड लिख देता हूँ, जो हर बिजनेस ने लाजमी रजिस्ट्रेशन करनी है। पाकिस्तान में सुई से लेके जहाज बनाने तक की जो कंपनी होगी, वो इन पांच कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में लाजमी फॉलो हो रही होगी। आप बहरिया टाउन देखें तो वो प्राइवेट लिमिटेड है। शिफा इंटरनेशनल देखें तो वो लिमिटेड है। हमारे जितने भी बैंक्स हैं, एचबीएल, मीज़ान, अल्फला, वो सारे लिमिटेड हैं। सेवर फूड देख लें तो वो सोल प्रोप्राइटर है। इसी तरह पार्टनरशिप फर्म्स कुछ जो आपके सराउंडिंग में शायद फेमस होंगी, वो एओपी होंगी, कुछ एलएलपी होंगी। तो सारे बिजनेसेस पाकिस्तान में इन पांच छह कैटेगरीज के अंदर फॉल हो रहे हैं, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। ऑडिट फर्म्स जोन सी हैं, वो ऑडिट फर्म जो बनाने जा रहा है जनरली वो एलएलपी रजिस्टर करते हैं ग्लोबली, यूएस में, यूके में, कनाडा में, पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में एलएलपी का स्ट्रक्चर रिसेंटली आया है। तो ऑडिट फर्म्स एओपी बनती थी, अब एलएलपी बन रही हैं, और वो चाहें तो वो अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं, वो चाहें तो वो सोल प्रोप्राइटर भी रह सकते हैं। तो कोई भी फर्म, लॉ फर्म, ऑडिट फर्म, इंजीनियरिंग फर्म, किसी आर्किटेक्चर की फर्म, जितनी भी फर्म्स, अब हमारे लफ्ज तो फर्म का आ रहा है लेकिन वो रजिस्टर्ड शायद 16। फेमस क्यों फर्म हो गया है? क्योंकि ग्लोबली जो लोग ऑडिटर्स थे वो दो तीन पार्टनर्स मिलकर फर्म बनाना चाहते हैं, उन्हें एक टिपिकल कंपनी का स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता। ये ग्लोबली, क्योंकि उनका बेस्ट स्ट्रक्चर यही मिल रहा होता है कि हम तीन पार्टनर्स हैं, तीनों अपना अपना काम करेंगे, अपने से ही प्रॉफिट लॉस के जिम्मेदार होंगे। तो उसमें फर्म एक अच्छा स्ट्रक्चर है। तो वो एओपी बना लेते थे, और अब 2017 के बाद से वो एलएलपी बना लेते हैं, और ग्लोबली पूरी दुनिया में वो हमेशा से ही एलएलपी बना रहे थे। एलएलपी एक नया स्ट्रक्चर है, एओपी एक पुराना स्ट्रक्चर है। एक तो ये की डिफरेंस हो गया, ये नया है तो ओब्वियसली इसमें कुछ प्लस पॉइंट्स होंगे। एलएलपी में क्या प्लस पॉइंट्स हैं वो हम कोर्स में आगे आगे पढ़ेंगे, इसकी रजिस्ट्रेशन के एक्सटेंट तक, इसकी टैक्स की डिवीजन, इसका कॉम्प्लायंस, इसकी लीगल प्रोटेक्शन या लीगल सेफ्टी। जो लाइबिलिटी है वो इनकी लिमिटेड होगी। लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। एओपी का एक की डिफरेंस जो था वो ये था कि एओपी में तीन पार्टनर्स ने मिलकर एओपी बनाई, एक्स वाई जी कोई हर्डल होगी, कुछ भी ब्लंडर हो गया, तो वो सारे पार्टनर्स इक्वली लायबल होते हैं उस लॉस के। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तीन पार्टनर्स में से किसी एक ने मिस्टेक की है, वो उसका जवाब दिया, वो भी उतनी हद तक जितना उसने इन्वेस्ट किया था। उसके पर्सनल एसेट सेफ होते हैं। तो इस तरह लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट से लेके और टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट से लेके ये दो चीजें थी जो मेन एओपी और एलएलपी की डिफरेंस थी। बाकी मजीद डिफरेंसेस थे रजिस्ट्रेशन के मैकेनिज्म के, वो सारे लेटर ऑन 8वें 10वें लेक्चर तक आएंगे। ये होगी कंपनी। एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का वर्ड मैं इधर लिखता हूँ। ओके, अच्छा, ये होगी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, जो कि जब आप बैंक अकाउंट के लिए जाएंगे तो ज़रूरी होगी। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एक तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ बैंक अकाउंट ज़रूरी है, और उसके बाद कोई भी बिजनेस अगर बिजनेस कर रहा है, साल बाद उसने अपनी टैक्स फाइलिंग तो लाजमी करनी है, एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। वो सब लोग जो
सीटीए का कोर्स कर चुके हैं, उनको आइडिया होगा कि टैक्स फाइलिंग तो लाजमी है, हर बिजनेस ने करनी है, इवन हर सिटीजन ने भी करनी है जो टैक्स लैब में फॉल हो रहा है। तो वो टैक्स फाइलिंग जब करेंगे तो वो जब तक उनके पास एनटीएन और एनटीएन की लॉगिन डिटेल्स नहीं है वो फाइलिंग नहीं कर सकते। तो एक और सेकंड मेजर रीजन होगी कि आपको एफबीआर की रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि लोग पार्टनरशिप रजिस्टर कर लेते थे स्टैम्प पेपर के ऊपर, उसको रजिस्ट्रार के पास ऑफिशियल नहीं कराते थे, ना उसका बैंक अकाउंट बनाते थे। और पुराने टाइम में अक्सर बैंक अकाउंट्स ओपन हो भी जाते थे, स्टेट बैंक ने इतना प्रेशराइज नहीं किया था कि आप एनटीएन लें। लेकिन एज पर टुडे विदाउट एनटीएन अकाउंट खोलना नियर टू इम्पॉसिबल है, वो नहीं ओपन हो सकता, आपको लाजमी एनटीएन एक्वायर करना पड़ेगा। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के बाद हमने बात की थी स्पेशलाइज्ड लाइसेंस की। अब स्पेशलाइज्ड लाइसेंस या एक्टिविटीज वो होती हैं जिनमें नॉर्मल स्टैंडर्ड बिजनेस रजिस्ट्रेशन इनफ नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में कोई बैंक ओपन करना है, कन्वेंशनल बैंक्स जो हमारे पास हैं, एचबीएल, मीज़ान, वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, उसने स्पेशलाइज्ड अपना लाइसेंस लेना है। एससीसीपी से भी लेना है, स्टेट बैंक से भी लेना है, किस तरह लेना है वो प्रोसीजर्स अब बाद में देखेंगे। इसी तरह कोई माइक्रो लेवल पे लैंडिंग कर रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, जिसकी एग्जांपल मैं सामने एक लिख देता हूँ, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, या किस्त पे जो पाकिस्तान में, या कल पे एक आई हुई है जो वेंडर्स के पास आप छोटी छोटी किस्तों पे चीजें ले सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की। ये स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज हैं, इनको अगर आप कह लें कि जी मैंने सिर्फ एससीसीपी में रजिस्टर कर लिया तो मेरा बिजनेस बन गया, ऐसा नहीं है। जो ऊपर एंटिटीज लिखी हुई हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, आपने एडवाइजरी का बिजनेस करना है, ऐसा जो स्पेशलाइज्ड में फॉल नहीं होता। आपने नॉर्मल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना है, आपने सॉफ्टवेयर हाउस का काम करना है, आपने कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी करनी है जो कि स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग की कैटेगरी में फॉल नहीं होती, उसके लिए ये 4-5 बिजनेस रजिस्ट्रेशन में से कोई सी भी एक कैटेगरी सेलेक्ट करके एफबीआर में रजिस्टर करा के आपका बिजनेस 100% कंप्लायंट है, आप ऑपरेट कर सकते हैं। एक्सेप्शन में क्या आ जाती हैं, स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग एक्टिविटीज। उनकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बाकी आपको आहिस्ता आहिस्ता कोर्स में पता लगती रहेंगी। जैसे माइक्रो फाइनेंस बैंक किसी ने बनाना है, माइक्रो फाइनेंस में ये छोटे बैंक्स आ जाते हैं जो कि नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस नहीं करते लेकिन माइक्रो लेवल के लोन्स देते हैं, जिनमें एक एग्जांपल है यू बैंक। यू बैंक की एक एग्जांपल होगी। इस तरह और छोटे छोटे बैंक्स जो आपको मिलेंगे, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, तो वो 30,000 सैलरी वाले या 40,000 सैलरी, जिनकी कम सैलरीज है, उनको वो 2-3 लाख के कर्जे देते। इनसे आप बड़े लोन्स लेंगे तो वो नहीं देते। इसीलिए ये है बैंक, तो इसका रेगुलेटर भी स्टेट बैंक होता है और एससीसीपी। जबकि एनबीएफसी का रेगुलेटर स्टेट बैंक नहीं होता, क्योंकि इसका नाम इटसेल्फ बता रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। फॉर्म्स होती है कंपनी स्पेशलाइज्ड लाइसेंस की जरूरत होती है। इंजीनियरिंग फर्म्स को स्पेशलाइज्ड लाइसेंस की जरूरत होगी सिर्फ सर्टेन सिचुएशन में। यहाँ पे लिख देते हैं इंजीनियरिंग। क्योंकि ये कहते हैं स्पेशलाइजेशन करना कौन सी लगता इंजीनियरिंग फर्म्स पीईसी में रजिस्टर्ड होंगी ओनली अगर उन्होंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनना होगा। अब इंजीनियरिंग फर्म्स, लेट सपोज मैंने एक इंजीनियरिंग कंपनी बनाई जो कि प्राइवेट लिमिटेड थी, या एलएलपी या एओपी या सोल प्रोप्राइटर, लॉ को या पाकिस्तान के रेगुलेटरी बॉडीज को उससे कोई सरोकार नहीं है। एक इंजीनियरिंग फर्म किसी भी कैटेगरी में बन सकती है। वो बन गई इंजीनियरिंग फर्म। अब उसको हम अव्वल तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उसको फर्म कहेगा, लेकिन लीगली हम उसको फर्म नहीं कहेंगे, हम ये देखेंगे कि वो किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ से एक फर्म का वर्ड माइनस कर देते हैं। अगर वो पीवीटी है, एसएफसीपी वाली कोई भी एंटिटी है, तो हम उसको कहेंगे इंजीनियरिंग कंपनी। अगर वो सोल प्रोप्राइटर है तो हम कहेंगे इंजीनियरिंग बिजनेस, और अगर वो एलएलपी या एओपी है तो हम कह देंगे इंजीनियरिंग फर्म। वंस एस्टेब्लिश्ड, इंजीनियरिंग फर्म ने अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, मैं एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैंने एक प्लाजा बनाना है किसी बंदे का जो कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, ये प्राइवेट टू प्राइवेट एक डील हो रही है, तो दोनों सिचुएशन में उस बंदे को कोई सरोकार नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हूं या नहीं। वो मुझे लीगली अपना कॉन्ट्रैक्ट दे भी सकता है और मैं उसको काम डिलीवर भी कर सकता हूँ। लेकिन सर उसमें तो बिल्डिंग बनाने में वो क्या है कि प्राइवेट बिल्डर का लाइसेंस लेके। हाँ, पीसी का लाइसेंस लेंगे। इसमें ऐसी है कि अगर तो मैंने डील करने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, रोड्स बनानी है, ब्रिजेस बनानी है, सरकारी बिल्डिंग्स बनानी है, लॉ तो ये कहता है कि आप जो भी काम करोगे वो स्पेशलाइज्ड बंदे से करोगे। तो लॉ ये कहेगा कि जी अगर टेंडर निकला है तो ये कंस्ट्रक्शन का टेंडर है तो पीईसी का कंस्ट्रक्टर को ही मिल सकता है।
अब लेट सपोज मैं एक ऑटोनमस बॉडी हूँ या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, जैसे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट एंटिटी है, लेकिन वो कॉर्पोरेट बहुत ही हाई लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। तो एक प्राइवेट एंटिटी अपने तसल्ली के लिए कह सकती है कि यार मैं एक इतनी बड़ी एंटिटी हूँ, मैं आम आदमी नहीं हूँ, हमारे पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर है, तो हम टेंडर देंगे, लेकिन वो प्राइवेटली रेगुलेट होगा, बट हम देंगे पीईसी वेरीफाइड को। ये एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल ख्वाहिश रख सकता है। वो फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट में भी साइन करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कि जी आपने मेरा 3 मरला 10 कनाल का प्लाजा बनाना है, और आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो टीम लगे वो पीईसी रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हों और आपकी फर्म भी पीईसी रजिस्टर्ड हो। वो अंडरटेकिंग उससे ले लेंगे। अगर आप ना निकले तो फिर हम इस पूरे को नल एंड वॉइड भी कर सकते हैं कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। पर ये एक इंडिविजुअल का पर्सनल स्टेक है। जनरली लोकल लेवल पर ऐसा नहीं होता। हम अपने बिल्डर से या अपने कॉन्ट्रैक्टर से उसका कंपनी अकाउंट पूछते हैं, कंपनी का एनटीएन पूछ लेते हैं, उसका दफ्तर देख लेते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और वो काम डिलीवर कर देता है। इसी तरह इंजीनियरिंग के साथ इंश्योरेंस कंपनीज जितनी भी हैं, आप आदम जी, ईएफयू, एंड एक्स वाई जी, आगे जितनी भी आपके माइंड में आ रही हैं, वो सारी स्पेशलाइज्ड कंपनीज हैं। इसी तरह अगर कोई ब्रोकरेज फर्म है जो स्टॉक एक्सचेंज में डील करती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स हैं वो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, किसी ब्रोकरेज से ले सकते हैं, वो ब्रोकरेज भी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है। सेम अगर आप टूर ऑपरेटर बनने जा रहे हैं पाकिस्तान में, आपने ट्रिप्स लेकर जाने हैं उम्रा, हज या ईरान में ज़ियारत के लिए, या फिर आपने एडवेंचर के ट्रिप्स लेके जाने हैं तुर्की, मालदीव्स एक्सेट्रा, तो ये सारी भी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ हैं। इसमें आपको सर्टेन लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है। या अगर आपने सिक्योरिटी कंपनी बनानी है जो ब्लू गार्ड्स वाली होती है, अस्करी गार्ड्स, सिक्योरिटी कंपनी में इकरा गार्ड्स, अस्करी गार्ड्स, एमएसएम सिक्योरिटी, इस तरह की बीसीओ जितनी भी ब्लू यूनिफॉर्म वाले गार्ड्स आपको मिलेंगे वो सब सिक्योरिटी कंपनीज होंगी। अब हमने एक चीज आइडेंटिफाई कर ली कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ये 5-6 कैटेगरीज हैं जिनमें बिजनेस का रजिस्टर होना जरूरी है। इन 5-6 कैटेगरीज के बाद एफबीआर में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। उसके बाद थर्ड लेवल पे स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग आ जाती है, अगर आप स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं। स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग अब कहाँ आती है? अब जैसे मिनिस्ट्री सिक्योरिटी कंपनी आपने बनानी है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ है। टूर ऑपरेटर वाली बनानी है वो डीटीएस है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज के साथ। ब्रोकरेज फर्म बनानी है वो एसईसीपी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ। इंश्योरेंस कंपनी बनानी है उसका लाइसेंस आपको एसईसीपी देगा। इंजीनियरिंग फर्म बनानी है अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका लाइसेंस आपको पीईसी देगा। माइक्रो फाइनेंस बनाना है तो उसका लाइसेंस आपको स्टेट बैंक और एसईसीपी इन दो के साथ डील करना होगा। एनबीएफसी बनानी है तो इसका लाइसेंस आपको सिर्फ एसईसीपी देगा, और कोई भी बैंक बनाना है तो उसका अगेन स्टेट बैंक एंड एसईसीपी। एसएससी वो स्पेशलाइज्ड में तो नहीं है, वो तो कंपनी रजिस्टर कर देगा। हाँ बिल्कुल, स्पेशलाइजेशन तो नहीं है। मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ। एसईसीपी बेसिकली आपको पहले स्टेप 1 पे देता है प्राइवेट लिमिटेड की नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। पाकिस्तान में कॉरपोरेट के अंदर काफी सारी स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग ऐसी है जो कि डेलीगेटेड मिनिस्ट्रीज के पास नहीं है, एसईसीपी ने अपने पास रख ली है। ये पाकिस्तान का कॉरपोरेट थोड़ी सी खिचड़ी है इसमें। स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग की अब जब हम आगे बात करते हैं, मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ, वो एसईसीपी इटसेल्फ भी करता है अगर उसने अपने लॉ में उसकी प्रोविजन ऐड की हुई है और वो फेडरल ने उसको इजाजत दी हुई है। जो फेडरल, जी जी, लेट्स सपोज एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एसएससी से प्राइवेट लिमिटेड करवा रही है, तो स्पेशलाइजेशन के लिए तो दोबारा एसएससी से दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगी या? इसमें ये होता है कि जो एसईसीपी रजिस्टर्ड एंटिटीज है ना, एसईसीपी में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं उसमें अक्सर 3 स्टेप प्रोसेस जाता है। अगर तो वो लाइसेंसिंग कैटेगरी में फॉल होती हैं, जैसे एनजीओज हैं सेक्शन 42 कंपनीज जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 42 कंपनीज, ये होती हैं बेसिकली एनजीओज एनपीओज जितनी भी आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एसईसीपी ये करता है, वो कहता है आपको कि आप पहले हमारा से नेम अप्रूवल लें, नेम अप्रूवल के बाद आप एसईसीपी से उसके लाइसेंस की अप्रूवल लेते हैं, लाइसेंस अप्रूवल के बाद आप उससे कंपनी का अप्रूवल लेते हैं कि मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। मैं स्पेशलाइज्ड लाइसेंस की एक क्लासिफिकेशन सामने लिख देता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर एसईसीपी खुद उसका लाइसेंस दे रहा हो तो उसके 2-3 मैकेनिज्म होते हैं। समटाइम एसईसीपी कहता है कि नेम रिजर्वेशन आप करें, लाइसेंस अप्रूवल लें, हमारे से ही लें एसईसीपी से ही, और फिर हम आपको देंगे कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कि जी अब आप एज अ बिजनेस इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसको आईएनसी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन भी, इन शॉर्ट।
ये अगर एसईसीपी खुद कर रहा हो स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें एसईसीपी कहता है कि आप मेरे से सिर्फ नेम रिजर्वेशन अप्रूव करा लें और आईएनसी सर्टिफिकेट ले लें। मैं लाइसेंसिंग के अंदर इंटरवीन नहीं कर रहा। लाइसेंसिंग इस मामले में टूर ऑपरेटर का मसला है, उसका एक अलहदा मिनिस्ट्री बनी हुई है, आप वहां से लाइसेंस ले लें, नहीं लेते तो भी वो आपसे पूछेंगे, हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो ये समझ लें पाकिस्तान में 50% लाइसेंस्ड एक्टिविटीज एसईसीपी खुद मैनेज कर रहा है, 50% लाइसेंस्ड एक्टिविटीज बाहर से मैनेज हो रही हैं। जो बाहर से भी मैनेज हो रही हैं उसमें समझ लें 25% लाइसेंस्ड एक्टिविटीज में एसएससीपी कहता है कि मुझे वहां से अप्रूवल ला के दो, फिर मैं आपको अप्रूवल दूंगा। 25% में एसएससीपी कहता है डोंट केयर, मेरे से आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले लो और जाओ। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं, नहीं, पाकिस्तान में कॉर्पोरेट की एक सेंट्रलाइज्ड बुकलेट नहीं है। कोई सेंट्रलाइज्ड आपको पेपर नहीं मिलेगा जिसमें पूरे पाकिस्तान का कॉर्पोरेट लिखा हो। इनकम टैक्स का आपको मिल जाएगा, बाकी चीजों का मिल जाएगा, कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क का एक सिंगल नोटबुक, सिंगल डॉक्यूमेंट या सिंगल कानून नहीं मिलेगा। ये सारा खिचड़ी मची हुई है, समझ लो, उस वेब के अंदर से आपने चीजें पिक करनी है। ये बेसिक ओवरव्यू था कॉर्पोरेट का कि टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, एफबीआर रजिस्ट्रेशन, फिर स्पेशलाइज्ड लाइसेंस, इन सारी चीज़ों को किस किस तरह से डिटेल से एक्वायर करना है, क्या स्टेजेस होंगी, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, वो हम आगे इस कोर्स में फर्दर आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। अभी के लिए सारों के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि कॉर्पोरेट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो है एसईसीपी बेस्ड कंपनीज, क्योंकि कंपनी असल होती ही एसईसीपी में है। आप कहें कि जी एफबीआर में रजिस्टर करा लिया तो वो कंपनी है, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास करा लिया वो कंपनी नहीं है। कंपनी का असल रेगुलेटर सिर्फ एसईसीपी है और एसईसीपी में ही रजिस्टर हो सकती है, उसके अलावा कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती। तो एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर सबसे ज्यादा जो आपको पोर्टल जिसकी फ्रेंडली होना चाहिए, आप गूगल में जाके सिंपली एससीसीपी लिखें और एससीसीपी की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसको जितना ज्यादा हो सकता है एक्सप्लोर करें, समझें। कंपनीज होती हैं बेसिकली, ये भी तो एससीपी के साथ रजिस्टर्ड होती हैं तो जो स्कैम कर रहे होते हैं, हाँ जी। हाँ, वो एससीसीपी बेसिकली पाकिस्तान में रेगुलेटर है कंपनीज का। एससीसीपी स्कैम्स को नहीं रोकता। यूं समझ लें कि पाकिस्तान में नादरा से आपने अपना आईडी कार्ड बनवा लिया है, लेकिन नादरा को परवाह नहीं है आप चोरी करें, आप डकैती करें, सर्टेन एक्सटेंट तक वो फिर पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम आ जाता है। इसी तरह एससीसीपी को अगर रिपोर्ट हो जाए कि फलां कंपनी स्कैम कर रही है और एविडेंस हो, तो एससीसीपी उस कंपनी को बैन कर देगी। लेकिन एससीसीपी खुद से ड्यू डिलिजेंस या खुद से उसके पीछे रिसर्च नहीं करेगी, वो कंपटीशन कमीशन, एफआईए और बाकी सब लोगों का काम होता है। ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, सब वर्चुअल क्लास में भी जितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं उनके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो नोट कर लें और क्लास के एंड में उन क्वेश्चंस को टेकअप किया जाएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन का स्टेप 1 क्या होता है? वो होता है बेसिकली एससीसीपी के इजी फाइल पोर्टल पे जाकर उस यूजर को रजिस्टर करना। उसकी क्या स्टेजेस हैं मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक्सेल शीट पे। अब इस टाइम बेसिकली आ गए कंपनी रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। आपने पाकिस्तान में कोई भी कंपनी रजिस्टर करनी है, ये कहाँ से होगी? एक चीज तो हमने आइडेंटिफाई कर ली कि जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एससीसीपी से होगी। उसके रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1 होता है बेसिकली, अगर हम बिल्कुल उसको बेबी स्टेप समझ लें या 1 2 3 करके लिखें ताकि याद रहे, तो पहला स्टेप है पड़ा रजिस्ट्रेशन या यूजर रजिस्ट्रेशन विद एससीसीपी लीप स्लैश इजी फाइल पोर्टल। सेकेंड स्टेप होता है नेम रिजर्वेशन। और अभी हम स्पेशलाइज्ड कंपनीज की बात नहीं करें, नॉर्मल कंपनी की बात करें तो लास्ट होता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन।
जो स्टेप 1 था वो था यूजर रजिस्ट्रेशन विद SECP लीप इजी फाइल। जिन लोगों ने CTA का कोर्स पढ़ा होगा या वो वैसे ही टैक्स कंसल्टेंट एंड टैक्स एडवाइजर है, उनको आइडिया होगा कि FBR आयरिस के पोर्टल पे भी जाके हम रजिस्टर करते हैं। एक बार रजिस्टर करते हैं तो यूजर का NTN क्रिएट होता है। उस NTN के अगेंस्ट फिर उसकी सारी टैक्स फाइलिंग्स वगैरह चलती हैं। इसी तरह SECP का भी एक पोर्टल है जिसको लीप पोर्टल कहते हैं। उसके अंदर फर्दर इजी फाइल की एक टैब है, उसमें जाएंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। एक की डिफरेंस क्या है, FBR में जब भी आप आयरिस पे अगर रजिस्टर कर रहे हैं खुद को, तो आयरिस में रजिस्टर करते साथ ही आपका NTN क्रिएट हो जाता है और हर साल इनकम टैक्स फाइलिंग की लाइबिलिटी आप पे फॉल हो जाती है एक तरह से कि जी अब आपने फाइलिंग करनी ही करनी है, आप गवर्नमेंट के डेटाबेस में आ चुके हैं। SECP के पोर्टल पे आप ट्रायल टेस्टिंग के लिए अपने आप को साइन अप कर सकते हैं। उसका एनुअल फाइलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने यूजर क्रिएट कर लिया इसका ये मतलब नहीं है आपकी कोई टैक्स ID बन गई है, कोई SECP आइडेंटिफिकेशन नंबर बन गई है, वो उससे कुछ भी लाइबिलिटी इंपोज नहीं होती। आप चाहे एक दफा यूजर क्रिएट करें, 5-6 लोग मिलके कर लें, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स फाइल भी कर लें, लेकिन जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती उससे पहले कोई लाइबिलिटी नहीं है। कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट होकर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा उस दिन से कंपनी की लाइबिलिटी फॉल होती है, उससे पहले नहीं है। जब तक ऑब्जेक्शंस आ रही हैं वो कंपनी आपके नाम पे नहीं है। तो स्टेप 1 क्या था, यूजर रजिस्ट्रेशन विद SECP लीप इजी फाइल पोर्टल। आपने सिंपली गूगल में जाना है, दोबारा से इसको एंटर कर लेता हूँ, SECP लीप लिखेंगे तो ये सामने लीप डैश SECP आ गया। इसको फर्दर क्लिक करेंगे तो ये जो पोर्टल आपके सामने आ रहा है वो इजी फाइल का पोर्टल है। लॉगिन करेंगे अगर ऑलरेडी आपके पास यूजर क्रिएट हुआ है, जैसे आयरिस पे यूजर होता है या किसी भी पोर्टल पर, और अगर यूजर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो फिर आप साइन अप के ऑप्शन में जाएंगे। साइन अप के ऑप्शन में आपके पास दो चीजें आ रही होंगी, एक पाकिस्तानी नेशनल और एक फॉरेन नेशनल। पाकिस्तानी नेशनल में कौन जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे पाकिस्तानी नेशनल। कोई भी NIC होल्डर जिसके पास पाकिस्तान का ID कार्ड हो, या नायकॉप होल्डर जिसके पास पाकिस्तान का ओवरसीज कार्ड हो, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, ये दोनों पाकिस्तान नेशनल कंसीडर होंगे। और फॉरेन नेशनल वो बंदा जिसके पास पाकिस्तान से बाहर का पासपोर्ट होगा, या उसके पास पाकिस्तान का POC कार्ड होगा, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड कहते हैं इसको, पाक ओरिजिन कार्ड। ये सारी चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि लोग POC कार्ड को पाकिस्तान के NIC से बहुत ज्यादा मिक्स करते हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान। उनके पास POC कार्ड होता है लेकिन वो कहते हैं कि जी मेरा तो ये पाकिस्तान का ID कार्ड है, इस पे वीजा फ्री एंट्री लिखी हुई है। तो ये POC कार्ड उन लोगों को इशू होता है या तो वो पाकिस्तान नेशनल नहीं होते लेकिन यहाँ शादी कर लेते हैं, या वो पाकिस्तान में पैदा हुए होते हैं, नेशनैलिटी नहीं ली होती, वो किसी और फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, तो वो पाकिस्तान का पासपोर्ट लेने की बजाय जस्ट एक POC कार्ड बना लेते हैं ताकि उन्हें बार बार वीजा ना अप्लाई करना हो। या वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान में आते हैं, शादी वगैरह करते हैं, उनका स्पाउस यहाँ पे होता है, या जिस स्पाउस की नेशनैलिटी पाकिस्तानी हो, या किसी के फादर की नेशनैलिटी पाकिस्तान हो, या किसी के बच्चों की हो, तो वो POC कार्ड इशू करा लेते हैं। और एक लास्ट कैटेगरी उन लोगों की आती है जो अभी तो जर्मनी ने वो पाकिस्तान से कर लिए साइन, डुअल नेशनैलिटी वाला। पीछे तक यही चलता आया था कि जो बंदा जर्मन नेशनैलिटी लेता था पाकिस्तान से जाके तो उसको पाकिस्तान की नेशनैलिटी विड्रॉ करनी पड़ती है। जब वो नेशनैलिटी पाकिस्तान की विड्रॉ करता है तो उसका ID कार्ड कैंसिल हो जाता है और POC कार्ड इशू हो जाता है। वहां से वो पाकिस्तान का नेशनल नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान का पासपोर्ट होल्डर था, पाकिस्तान का ID कार्ड होल्डर था, बट वो जर्मनी चला गया या किसी भी ऐसे कंट्री में चला गया जहां जाकर उसे पाकिस्तान की नेशनैलिटी कैंसिल करानी पड़ी, तो उसका NIC नल एंड वॉइड हो जाएगा। वो वहां से फॉरेन नेशनल एज अ POC होल्डर ट्रीट होगा। अब दो ऑप्शन है, पाकिस्तानी सिटीजन को प्रोसीड करते हैं तो आगे आपके पास वही दो ऑप्शंस आ गए, एक CNIC होल्डर और एक नाइकॉप होल्डर। इसमें अब मैं फर्दर क्लैरिफाई करता जाऊँ कि कोई बंदा 4 साल से पाकिस्तान से बाहर है लेकिन लेट्स अज्यूम उसने अपना ID कार्ड अपडेट नहीं किया, उसके ID कार्ड पे कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान ही है, वो वैसे बाहर फ्लाई कर रहा है फ्रिक्वेंटली, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ओवरसीज है क्योंकि वो साल में 180 190 जो सर्टन मैथ बनती है 183 डेज वो पाकिस्तान से बाहर रहा है। FBR की बुक्स में वो नॉन रेजिडेंट हो चुका है, वो NRP है, वो वैसी टैक्स फाइलिंग करेगा। लेकिन SECP की बुक्स में वो CNIC होल्डर ही है क्योंकि उसने अपना ID कार्ड ओवरसीज वाला नहीं बनवाया, उसके पास नॉर्मल पाकिस्तान का ID कार्ड है। सिमिलरली एक आदमी पिछले 5 साल से लगातार पाकिस्तान में रह रहा है
FBR की बुक्स में वो रेजिडेंट ही है, उसने फ्लाई नहीं किया, वो मैक्सिमम महीने के लिए जाता है, वापस आ जाता है, लेकिन उसने इत्तेफाक से जब बाहर गया था तो नाइकॉप बनवा लिया था। तो अगर उसके आईडी कार्ड पे नाइकॉप लिखा हुआ है तो SCCP की नज़र में वो ओवरसीज ही है, वो नाइकॉप को ही टिक करेगा और यहीं से उसकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगी, क्योंकि SCCP का पोर्टल नादरा से क्रॉस वेरीफाई कर रहा होता है डेटा। तो जो भी कैटेगरी आपकी बनती है आईडी कार्ड के मुताबिक, ना कि एक्चुअल रेजिडेंशियल स्टेटस के मुताबिक, उस पर आपने प्रोसीड करना है। बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, CNIC नंबर, आईडी कार्ड की एक्सपायरी। एक्सपायरी डेट को ज़रूर वो गौर करना है इसके ऊपर, क्योंकि जनरली क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो पुराना आईडी कार्ड भेज देते हैं जो गुम चुका होता है, उन्होंने नया आईडी कार्ड बनवा लिया होता है, उस पर एक्सपायरी डेट डिफरेंट होती है, उस पर आप बेशक जितनी मर्जी ट्राई करते रहें, सिस्टम आपको एरर देगा और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। तो जो क्लाइंट से आपने लेना है वो हमेशा उसका अपडेटेड आईडी कार्ड लेना है जिसपे अपडेटेड एक्सपायरी लिखी हो, और उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। इसमें जो मेन टेक्निकल चीज़ थी रजिस्ट्रेशन में, वो ऑक्यूपेशन वाला है कि आपने यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है, रजिस्टर्ड इंटीग्रेटरी, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, लॉयर, बिजनेस। ये सारी कैटेगरीज एज पर टुडे कोई इनका ऐसा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है कि आप करें तो वो लाजमी ऐसा हो जाएगा। जनरली हम हमेशा से सबको एज अ बिजनेस की कैटेगरी में रजिस्टर करते हैं और वो रजिस्ट्रेशन चल रही है, क्योंकि ये सिर्फ लीप की रजिस्ट्रेशन है। कंपनी जब बनाएंगे तो हम फिर से नया सारा डाटा फिल करेंगे। कंपनी बनाते हुए आपसे दोबारा पूछेगा ये बंदा बिजनेसमैन है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बात की चीजें हैं। अभी तक हम जो चीजें लिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूजर क्रिएट करने के लिए है। ये चीजें बाद में चेंज भी हो सकती हैं। मैं आज यूजर क्रिएट करूं, 2 दिन बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन फाइल करूं तो मैं उस पर डिफरेंट डाटा एंटर कर सकता हूं। कहाँ तक? ऑक्यूपेशन तक और इन चीजों तक। जो मेरा प्राइमरी नेम है वो वही रहेगा, लेकिन उसको भी एडिट करने की ऑप्शन होती है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास दूसरा था वो था फॉरेन नेशनल। कोई भी बंदा जो POC कार्ड होल्डर है उसको अपने फॉरेन नेशनल में ही ले आना है, वो फॉरेन नेशनल की ट्रीट होगा। पहले ऐसा होता था कि SCCP का जो पुराना पोर्टल था ई सर्विसेज, वो POC कार्ड नंबर अलग से डिमांड करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने, SCCP ने उस POC कार्ड होल्डर्स को बिल्कुल माइनस कर दी है। तो आपके पास अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान ओरिजिन का कार्ड लेकर आ रहा है, आपने उसे कहना है कि मुझे अपना पासपोर्ट भी दो, और जनरली ओरिजिन कार्ड के ऊपर पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ होता है उसका और उसकी नेशनैलिटी भी। आपने उसका पासपोर्ट नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसको एज अ फॉरेन नेशनल रजिस्टर कर देना है। मोबाइल नंबर वो मांगेंगे फॉरेन नेशनल का, जो उसका एक्चुअल नंबर है। लेट सपोज कोई किसी भी ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया का नंबर लिखना है, लेकिन ये नंबर लिखते हुए घबराना नहीं है, क्योंकि फॉरेन नेशनल को SMS कोड नहीं जाता। ये फॉर्मेलिटी के लिए पोर्टल ने डिमांड किया हुआ है, असल में नहीं जाएगा। पहले जाया करता था ई सर्विसेज के पोर्टल पे हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज को, लेकिन अब ये चेंज हो गया, फॉरेन नेशनल को कोड नहीं जाता। ये नंबर आपने सिंपली उसने जो भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो लिख देंगे, और ईमेल पे जो कोड जाएगा वो उसने शेयर करना होगा, वो जरूरी है। जब पाकिस्तानी सिटीजन को आप रजिस्टर करेंगे, वो चाहे CNAC होल्डर है या नाइकॉप होल्डर है, उसमें जो मोबाइल नंबर उसने आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो मोबाइल नंबर लाजमी उसके आईडी कार्ड के ऊपर रजिस्टर होना ज़रूरी है। ये फर्स्ट इंस्टेंस की चीज़ें हैं, वो पहले आईडी कार्ड वेरीफाई करेगा, जब हम सेकंड टैब पे जाएंगे तो वो आपसे नंबर और ईमेल मांगेगा। पाकिस्तानी नेशनल का मोबाइल नंबर उसके NIC पे लाजमी रजिस्टर्ड हो, अगर नहीं है तो फिर वो साइन अप नहीं कर सकता। ईमेल से ईमेल कोई भी ईमेल का वो नहीं वेरीफाई करते। कैसे होता है ना, कभी कभी आप फोन यूज कर रहे हो, नंबर यूज कर रहे हो तो, लेकिन वो आप किसी पेरेंट के वो इनवैलिड होगा, नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड। प्योरली आपके अपने नाम पे रजिस्टर्ड हो, नहीं है तो फिर आप फौरन नई सिम इशू करा लें या उसको कन्वर्ट करा लें, तब तक साइन अप नहीं हो सकता। अब लेट्स अज्यूम कि हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, हमने एक यूज़र को साइन अप कर लिया है, हम एक किसी रैंडम यूज़र को लॉग इन करते हैं। लॉग इन करते साथ ही आपके सामने एक मेन डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें नेम रिजर्वेशंस अगर कोई अप्रूव्ड हैं या रिजेक्टेड हैं वो शो हो रही होंगी, कंपनीज जो बन चुकी हैं वो शो हो रही होंगी, कोई प्रोसेस आपका ऑनगोइंग है वो शो हो रहा होगा। इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज नहीं होना। आज इस लेक्चर तक अभी तक हमारी मेन असाइनमेंट सिर्फ ये है कि हमने नेम रिजर्वेशन को सीखना है कि एक नई कंपनी पाकिस्तान में बनानी है तो उसका नाम कैसे अप्रूव करना है। जो हमने स्टेप्स देखे थे वो क्या थे? यूजर रजिस्ट्रेशन विद SCCP,
वो हमने देख लिया कि किस किस तरह से लीप पे और वहां पे रजिस्टर होगा। सेकंड नेम रिजर्वेशन, और लास्ट कंपनी इनकॉर्पोरेशन। नेम रिजर्वेशन के लिए सामने वो आपका ऑप्शन दे रहा है रिजर्व LLP/कंपनी नेम, कि जो आप बनाने जा रहे हैं, ये LLP बनाएं या कंपनी बनाएं। LLP का ऑप्शन वो यहाँ पे इसलिए दे रहा है क्योंकि LLP भी SCCP में ही रजिस्टर्ड होती है, उसका रेगुलेटर SCCP है। हम सिंपल करेंगे कि जी हमने नेम रिजर्वेशन करनी है। इसमें वो तीन ऑप्शंस देता है। एक होता है कि आप नेम रिजर्वेशन करें, दूसरा ऑप्शन है कि नेम रिजर्वेशन प्लस इनकॉर्पोरेशन का कंबाइंड प्रोसेस। अगर आप बहुत अर्जेंसी में हैं तो आप इस कंबाइंड प्रोसेस को भी ऑप्ट कर सकते हैं, इससे जरा अप्रूवल जल्दी आ जाता है। थर्ड है कि रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग LLP या कंपनी, आपकी कोई पुरानी LLP है या कंपनी है, उसका नाम आप बदलना चाह रहे हैं, तो ये लास्ट ऑप्शन है। हम अभी जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन पे, जो कि हमारा आज की टास्क थी, रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू LLP/कंपनी। यहाँ पर सारी ऑप्शन आ रही हैं आपके पास। ये वो चीजें हैं जो बेसिकली SCCP जिनको रजिस्टर करता है। मैं यहाँ पर एक दफा बस टाइटल बना देता हूँ, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे बाद में जाके कि कैसे होगी, किस तरह होगी, कि SCCP के समझ लें रडार में या उसकी जुरिस्डिक्शन में क्या क्या रजिस्ट्रेशन आती हैं। SCCP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्टर करता है। SCCP में सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर होती है, जो हमने ऊपर देखी थी, जिसको हम नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड की ही एक सब कैटेगरी समझ लें। एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी इन्होंने लिखी हुई है, इसको हम यहाँ प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे क्योंकि प्राइवेट कंपनी से कंफ्यूजन होगी काफी। प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होती है SCCP में। एक पब्लिक कंपनी होगी, इसको पब्लिक कंपनी की जगह आप पढ़ेंगे क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि लॉ में इसको पब्लिक लिमिटेड कहा जाता है। पब्लिक लिमिटेड। SCCP सेक्शन 42 कंपनीज बनाता है। सेक्शन 42 है तो कंपनी, लेकिन ये बेसिकली नॉन प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है, जो कि NGOs हैं पाकिस्तान में जो नेशनल लेवल पे रजिस्टर होती हैं, वो SCCP करता है। ट्रस्ट यहाँ पे नहीं आता। ट्रस्ट आ सकता है, लेकिन मेनली ट्रस्ट एक सब कैटेगरी समझ लें, नॉन प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्ट्स की सब कैटेगरी ट्रस्ट है। फॉरेन एनजीओज को पाकिस्तान में SCCP नहीं करता रजिस्टर, उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करता है। ये थोड़ी सी खिचड़ी है, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ कि पाकिस्तान में SCCP बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में लिखता हूँ, लोकल कंपनी यस उसको रजिस्टर करेगा, यस। फॉरेन कंपनी FOREIGN, फॉरेन कंपनी यस उसको भी SCCP ही रजिस्टर करेगा। लेकिन फॉरेन कंपनी में एक एडिशनल रेगुलेटर ऐड हो जाता है, जो होता है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन अल्टीमेटली SCCP उसको रजिस्टर करेगा। अब हम आ जाते हैं नॉन प्रॉफिटेबल NGOs NPOs के ऊपर। लोकल NGO यस इसको SCCP करेगा, जो पाकिस्तान में है। कैसे करेगा? सेक्शन 42 के अगेंस्ट। दूसरी आ जाती है फॉरेन NGO FOREIG, फॉरेन NGO/NPO, इसको SCCP नहीं रजिस्टर करेगा। फॉरेन NGOs के लिए पाकिस्तान में जो रेगुलेटर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर MOI। तो जब बात होगी फॉरेन कंपनी की, यस SCCP रजिस्टर करेगा। जब बात होगी फॉरेन NGO की, SCCP नहीं करेगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जुरिस्डिक्शन में आ जाती है। अभी हम बात करें कि SCCP और क्या क्या करता है। SCCP ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को भी रजिस्टर करता है। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे रजिस्टर्ड होती है? ये जनरली होती है DGTO के पास, डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में, इस्लामाबाद F6 में स्टेट लाइफ की बिल्डिंग में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। लेकिन DGTO इसका एक तरह से समझ लें प्रोविजनल लाइसेंस देता है। अल्टीमेटली इन कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको SCCP से मिलता है। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी SCCP रजिस्टर करता है, लेकिन उसमें साइमल्टेनियसली जो लाइसेंसिंग इन्वॉल्व होती है वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अपनी भी होती है, डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन DGTO से। इसके यूँ समझ लें जैसे फॉरेन कंपनी आएगी, हाँ SCCP करेगा लेकिन BOI के थ्रू। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यस SCCP करेगा, लेकिन DGTO के अप्रूवल के बाद। ये दो रेगुलेटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, मैं सामने यहीं पे एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान कारपेट एसोसिएशन, जो लोग कारपेट बनाते हैं, या इस तरह की जितनी भी बिजनेस। ट्रेड का वर्ड क्या था? कारोबार। ट्रेड का मतलब है तिजारत करना।
वो सारे लोग जो पाकिस्तान में तिजारत कर रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके बिजनेस एनटीएन बने हुए हैं, एटलीस्ट 100 एनटीएन होने चाहिए। तो वो अपने बिजनेस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एज पर लॉ अपनी एसोसिएशन, यूनियन, ग्रुप बना सकते हैं। काउंसिल होती है। या यूनियन काउंसिल लोकल लेवल पे होगी। जैसे हम कहेंगे कि F10 मरकज में एक अंजुमन ताजरान है जो F10 के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। डॉक्टर्स की अपनी काउंसिल है जो डॉक्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इस तरह हर प्रोफेशन ने अपनी काउंसिल बनाई हुई है, प्लस हर तरह के कारोबारी एंटिटी ने भी अपनी एक यूनियन बनाई हुई है। पूरे टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन हो गई, शुगर मिल्स एसोसिएशन हो गई। इसी तरह अगर कोई स्पोर्ट्स वेयर बना रहा है, स्पोर्ट्स वेयर एसोसिएशन हो जाएगी। कोई लैपटॉप्स बना रहा है, लैपटॉप्स एसोसिएशन। ये कारोबारी कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में से मिनिमम 100 लोग मिलकर किसी एक ऐसी एक्टिविटी की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो पहले मौजूद ना हो। मैं आज जाके कहूँगा जी मैं ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन बनाना चाहता हूँ, मुझे अप्रूवल नहीं मिलेगा क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रही है। मुझे लॉ ये कहता है आप उसी को ज्वाइन करें, उसी के इलेक्शंस में जाएं, उसी में पार्टिसिपेट करें, आपका प्लेटफॉर्म मौजूद है। कोई भी प्लेटफॉर्म जो मौजूद ना हो, कोई अब जैसे नया पाकिस्तान में कोई बिजनेस आया, लेट्स अज्यूम के फिशिंग पाकिस्तान में कोई बिजनेस था ही नहीं, एकदम से लोग फिशिंग की कैटेगरी में 200 बिजनेस रजिस्टर कर लेते हैं, कोई कराची, कोई लाहौर, कोई क्वेटा। फिर मैं कह सकता हूँ कि ऑल पाकिस्तान फिशिंग बिजनेस ऑनर्स एसोसिएशन एक नई एसोसिएशन बन सकती है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर वो फिशिंग एसोसिएशन क्या करेगी, अपने राइट्स पे बोलेगी कि जी हमें समंदर में नहीं जाने दिया जा रहा, हमें दरिया में जहाँ जहाँ हमारे स्पॉट्स बनते थे हमें वहाँ एक्सेस नहीं दी जा रही, या हम मछली को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें ये चैलेंजेस आ रहे हैं, हमें फलां चैलेंजेस आ रहे हैं। तो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हैं, यूनियन बाजी कर सकते हैं, बशर्त कि 100 से ज्यादा बिजनेस रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान में, प्लस उस टाइप की यूनियन पहले से एग्जिस्ट ना करती हो। बाकी इन डिटेल ये पहले एसएससी से रजिस्टर होंगे या पहले ये एससीसीपी से नाम अप्रूव होगा, फिर डीजीटीओ से लाइसेंस आएगा, फिर वापस एससीसीपी में इनकॉर्पोरेट होगी। अब बेशक सोल प्रोप्राइटर हो, एओपी हो, कोई भी 100 ऐसे एनटीएन जो सोल प्रोप्राइटर, एओपी, एलएलपी, एसएमसी, पीवीटी, पब्लिक लिमिटेड, किसी भी कैटेगरी में एनटीएन 100 होने चाहिए। यहाँ पर इसीलिए उन्होंने शर्त एनटीएन की रखी है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की नहीं रखी। लॉ अगर ये कहता है कि 100 कंपनीज लेके आओ, तो ये एक बंदे के, आम बिजनेस ओनर के फंडामेंटल राइट्स खराब हो रहे होते हैं कि जी मैं क्यों कंपनी बनाऊं, मैं बनाना ही नहीं चाहता, मेरा काम तो सोल से चल रहा है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी नहीं है। तो कोई से भी 100 एनटीएन जिनके ऊपर एक्टिविटी ये लिखी हुई हो, सेम एक्टिविटी हो, वो मिलकर एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। नेक्स्ट इस्लामाबाद में डीजीटी इस्लामाबाद में स्टेट लाइफ बिल्डिंग में एससीसीपी के ऊपर इनका कोई कैफे के कोई सर्टिफिकेट यूनिट बने तो वो भी डिजिटल के बाद से करे। लाइसेंसिंग यहीं से होगी पूरे पाकिस्तान की, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पूरे पाकिस्तान की लाइसेंसिंग इस्लामाबाद से ही होगी। नेक्स्ट आ गया फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर है, वो पाकिस्तान में रजिस्टर करना चाह रही है एज अ फॉरेन ऑनरशिप के अंडर। वो फॉरेन कंपनी भी एससीसीपी में रजिस्टर्ड होगी। कैसे होगी, पहले वो बीओआई में होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से अप्रूवल लेगी, और एससीसीपी से उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। फॉरेन कंपनीज की भी आगे क्या कैटेगरीज हैं, लाइजॉन ऑफिस होता है, ब्रांच ऑफिस होता है। लाइजॉन ऑफिस की $2000 फीस है, ब्रांच ऑफिस की $3000 है, वो बात की डिस्कशन है। यहाँ पर एक चीज मैं साथ बाय साइड बताता जाऊँ जो लाजमी है कि फॉरेन ओनरशिप में अगर है कोई फॉरेन, FOREI, फॉरेन नेशनल ऑनर लोकल कंपनी, इस वर्ड को आप गौर से सुन लें, ये वो कंपनी होगी जो कि लोकल कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में वो नहीं गई, बिल्कुल लोकल, जैसे हम प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करते हैं उसी तरह इसको रजिस्टर करेंगे। फर्क ये होगा कि इसमें फॉरेन नेशनल अपनी ऑनरशिप रख रहा होगा। इसको हम फॉरेन कंपनी कभी भी नहीं कहेंगे। फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, FORE, आप इसको चाइल्ड कंपनी समझ लो। अगर कोई भी पाकिस्तान में कंपनी बनाए और अपनी बाहर की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भेजे और कहे कि मलकियत मेरी असल कंपनी के पास है, पाकिस्तान में उसकी चाइल्ड कंपनी है या ब्रांच है या लाइजॉन ऑफिस है, इफ ऑनरशिप रिजाइड्स विद सम थर्ड पार्टी कंपनी, किसी और कंपनी के अंडर ऑनरशिप है और वो कंपनी भी पाकिस्तान से बाहर है, तो फिर वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आती है। कोई भी 5-6 चाइनीज, 5-6 ब्रिटिश नेशनल्स, कोई भी 5-6 फॉरेनर्स पाकिस्तान में एक कंपनी बनाए लोकली, अपनी बाहर की कंपनी का रेफरेंस दिए बगैर,
नया नाम प्रपोज करें, उसका बैकग्राउंड कुछ भी ना हो, तो वो लोकल ही कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी नहीं है। उस पर टैक्सेशन, एससीसीपी के बाय लॉज सारे लोकल कंपनी वाले अप्लाई होंगे। फॉरेन कंपनी से बात ये कि बाहर फॉरेन कंपनी से, हाँ, फॉरेन कंपनी से मुराद के बाहर की कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान भेजे, उन डॉक्यूमेंट्स की ऑनरशिप के अंडर, किसी एक इंसान की ऑनरशिप के अंडर नहीं, फॉरेन नेशनल की ऑनरशिप के अंदर नहीं, फॉरेन कंपनी की ऑनरशिप के नीचे कंपनी बनाए तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। उस कंपनी में लोकल सारे उस कंपनी में लोकल पाकिस्तान में कोई भी ऑनर नहीं होगा, कंट्री हेड अनाउंस होगा, वो कंट्री हेड एज अ मैनेजिंग सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर या मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई भी टाइटल वो उसको दे सकते हैं। वो उस कंपनी का एम्प्लॉय बन के काम कर रहा होगा पाकिस्तान में, जैसे केएफसी का कंट्री हेड हो सकता है, मैकडोनल्ड का हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है कंट्री हेड। वो एज अ कंट्री हेड एम्प्लॉय होगा, वो मालिक नहीं होगा, क्योंकि एक फॉरेन कंपनी के पास मलकियत होगी। इसके भी कंट्री हेड्स होते हैं, यस। मतलब ये मेजॉरिटी लॉयर्स होते हैं क्या किसी? नहीं नहीं, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेनली। अब हम वापस आते हैं नेम रिजर्वेशन पे, जो मेन हमारा टॉपिक था, और उसमें ये था कि एससीसीपी में कौन कौन से नाम रजिस्टर हो सकते हैं। ये सारी एंटिटीज आपके सामने है जिनको एससीसीपी रजिस्टर करती है। इन सारी एंटिटीज को कैसे एससीसीपी रजिस्टर करेगी वो सारा हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे। हम आज करेंगे नेम रिजर्वेशन। जो सीख रहे हैं वो अप्लाई होता है सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इन तीन चीज़ों पे नेम रिजर्वेशन के ऑलमोस्ट सिमिलर बायलॉज अप्लाई होते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे। हम यहाँ पर टिक करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, लिमिटेड बाय शेयर्स। यहाँ पर आपके सामने जो पूरी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है वो हो रही है कि जी ये 2 स्टेप प्रोसेस है और कंबाइंड प्रोसेस भी है। एक नेम रिजर्वेशन, दूसरा कंपनी इनकॉर्पोरेशन। और कंबाइंड प्रोसेस है अवेलेबल ऑनलाइन ओनली, ये मैनुअल फाइलिंग से नहीं हो सकता। हम जनरली सीख भी ऑनलाइन फाइलिंग रहे हैं और आपने भी आगे ऑनलाइन ही करनी है, क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग इजी है, स्पीडी है, फीस भी इसमें हाफ है। और आई बिलीव कि एससीसीपी ने मैनुअल फाइलिंग शायद बंद भी कर दी है, अब एक्सेप्ट नहीं कर रही कंप्लाइंस। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्राइवेट कंपनी, ये चेकलिस्ट आपके सामने आ रही है कि एक कंपनी बनाने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं। इनको वन बाय वन देख लेते हैं। अ सूटेबल कंपनी नेम। सूटेबल का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया कि वो कंपनी नेम एससीसीपी अपने पास अप्रूव करेगा। हम प्रपोज करेंगे, हम बाय नहीं कर सकते, किसी भी कंपनी के नाम को परचेज नहीं कर सकते। जैसे हम गोडैडी पे जाके डोमेन परचेज करते हैं ना, xyz.com, अगर वो अवेलेबल है तो गोडैडी बाउंड है वो नाम मुझे देने पे। लेकिन एससीसीपी में अगर एक अवेलेबल है, किसी ने भी रजिस्टर नहीं किया हुआ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो मुझे लाजमी मिलेगा। उस नाम ने बायलॉज पे पूरा उतरना है। रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तो उसके बाद मुझे उस नाम की अप्रूवल मिलेगा। मोस्टली इश्यूज नेम पे ही है दिखाते हैं। नेम रजिस्ट्रेशन पे बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आती हैं, क्योंकि लोग बार बार गलत नाम एंटर कर रहे होते हैं। उस नाम की वो लीगल मीनिंग के पीछे नहीं जा रहे होते, वो लेमन मीनिंग के पीछे जा रहे होते हैं। जैसे लोग इनकॉर्पोरेटेड का वर्ड नाम में यूज कर लेते हैं यूएस को कॉपी करके, कोई फर्म का वर्ड यूज कर रहा होता है, कोई सोल प्रोप्राइटर का वर्ड यूज कर रहा होता है, या कोई लाइन ऑफ बिजनेस उसका टेक्सटाइल का होता है, वर्ड वो कुछ और यूज कर रहा होता है, फूड से रिलेटेड किसी भी और। तो लाइन ऑफ बिजनेस और बिजनेस का नेम मैच होना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड वर्ड्स में भी नहीं होना चाहिए, और वो एससीसीपी का क्राइटेरिया मीट करे तो वो नाम आपको अप्रूवल में इजी होगा, मिल जाएगा। सेकंड क्या है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। आपने एक मेन लाइन ऑफ बिजनेस बताना होता है कि मेरा कौन सा है, वो टेक्सटाइल है, वो फूड है, वो फर्नीचर है, गुड्स है। अब जैसे फर्नीचर की हम बात करते हैं, फर्नीचर हमारे लिए तो फर्नीचर एक लाइन ऑफ बिजनेस है, लेकिन एससीसीपी कहता नहीं ये वुड और वुड प्रोडक्ट्स में आता है। हमारे लिए डिफरेंट, सॉफ्टवेयर हाउस एक लाइन ऑफ बिजनेस है, लेकिन एससीसीपी कहती नहीं ये आईटी कैटेगरी है, सॉफ्टवेयर हाउस कोई कैटेगरी नहीं है। तो हमारी लेमन कैटेगरीज और एससीसीपी की कैटेगरीज में फर्क आता है, वो हम आगे आगे इस कोर्स में पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है। क्लाइंट हमेशा हमें लेमन लैंग्वेज में बताएगा कि जी मैं फलाना कारोबार करना है, उसका लीगल कौन सा क्राइटेरिया बनता है वो हमने उसको सेलेक्ट करके देना है कि भाई आपने ये काम करना है, लेकिन इसका लीगल फ्रेमवर्क ये आता है। नेक्स्ट आगे सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, पर्सन हु विल टेक द शेयर्स ऑफ द कंपनी। सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, मेंबर, ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, मेंबर, ये अगर आप सादी जुबान में इसको कर लेंगे जी कंपनी का ओनर, और सादी जुबान में आप इसको कर लेंगे कंपनी का पार्टनर,
ये सब एक ही चीज़ें हैं, इसके मुख्तलिफ नाम है। लीगल वर्ड की तरफ जाएंगे तो वो सब्सक्राइबर है या शेयर होल्डर है। हम लेमन लैंग्वेज में जाएंगे तो वो ऑनर भी है, पार्टनर भी है। और लीगल लैंग्वेज में वो मेंबर भी लीगल वर्ड होता है बेसिकली। फिर डायरेक्टर्स पर्सन्स हु विल मैनेज अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में 3-4 लोग मिलकर बना रहे हैं तो वो सब चाहते हैं कि हम डायरेक्टर बने और कंपनी को चलाएं। शेयर होल्डर जिस वर्ड को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये बेसिकली डिटेल्ड कंपनीज एक्ट में हम आगे जाके पढ़ेंगे शेयर होल्डर कौन होता है। शेयर होल्डर वो होता है जिसके पास कंपनी की मलकियत है, वो उस कंपनी की एक सर्टेन 1%, 2%, 3% मलकियत, ओनरशिप अपने पास रखता है। और डायरेक्टर वो होता है जो उस कंपनी को चलाने का हक रखता है। मलकियत होना और चलाने का हक रखना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। प्राइवेट लिमिटेड में जनरली जिन लोगों के पास मलकियत होती है वही चला रहे होते हैं। पब्लिक लिमिटेड में फर्क आ जाता है कि कंपनी में बहुत सारे ओनर्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। मैंने भी एक, लेट्स सपोज पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लेट्स अज्यूम कि जी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मैंने उसके 1% शेयर्स ले लिए। मैं मलकियत तो रखता हूँ लेकिन मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। डायरेक्टर कब बनूंगा? जब मुझे बोर्ड अपॉइंट करेगा डायरेक्टर की सीट पे। नॉर्मल सिनेरियो में आपने हमेशा सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर सेम ही आपके चल रहे होंगे। जो बना रहे होंगे या 3 क्लाइंट आ रहे हैं वही उसकी ऑपरेशनल भी डिसीजन रखते हैं। कंपनी नई रजिस्टर होती है तो उसमें कैसे डिसाइड होगा कि इसमें जनरली जो भी नई कंपनी बन रही है उसमें 2-3 पार्टनर्स जो आपके पास आ रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड बनाने, या एक अकेला बंदा सिंगल मेंबर कंपनी बनाने, नॉर्मल कोर्स में वो सारे ही डायरेक्टर होते हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि हम खुद ये कंपनी चलाएं, हमारे पास ओनरशिप रहे और मैनेजमेंट कंट्रोल भी रहे। तो आपने जब भी कोई नई कंपनी अनाउंस करनी है, 3-4 पार्टनर्स हैं, वो सारे मेंबर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं, वो डायरेक्टर्स भी हैं। वो डायरेक्टर्स मिलकर फिर एक सीईओ अपॉइंट करेंगे। वो सीईओ उनके अंदर से भी हो सकता है और वो बाहर से भी हायर कर सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैं इधर लिख देता हूँ पीछे क्लियर। कॉर्पोरेट में अपनी लाजमी याद रखने, सीईओ कैन बी एम्प्लॉय, कैन बी आउटसाइडर, कैन बी एनी पार्टनर, एनी शेयर होल्डर। हमेशा अभी भी पाकिस्तान की काफ़ी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिनमें मैं जाता हूँ, वो कहते हैं कि जी आप अपने सीईओ के डॉक्यूमेंट्स दें। मैं कहता हूँ सीईओ के डॉक्यूमेंट्स क्यों दूँ? वो कहते हैं कि जी वो तो असल ऑनर होता है। तो पाकिस्तान में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इस टाइम अपने लीगल बुक्स में ओनर की डेफिनेशन को सीईओ कहती हैं। पर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के भी लॉ में, जो कंपनीज एक्ट है, सीईओ ओनर नहीं है। सीईओ एक मैनेजेरियल एक पोजीशन है जिसने ऑपरेट करना है पूरे बिजनेस को, किनकी इजाजत पे? जो एक्चुअल मालिकान है उनकी परमिशन से। इवन अगर कोई सिंगल मेंबर कंपनी भी है, एक अकेले बंदे ने बनाई है, वो अकेला शेयर होल्डर है, अकेला डायरेक्टर है, वो सीईओ बाहर से हायर कर सकता है। तो ये मेन सीईओ की क्लैरिफिकेशन होगी। वो सीईओ को ऑनर समझ होते हैं, तो इससे बड़ा वो समझते हैं कि सीईओ जो है वो टॉप लेवल की हायरार्की है। लोग ये अज्यूम करते हैं कि सीईओ इज द हाईएस्ट पोजीशन और असल मालिक वो है, बाकी छोटे मालिक हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सीईओ एक पेड एम्प्लॉय होता है, वो सैलरी ले रहा होता है, वो पार्टनर भी हो सकता है, वो ओनर भी हो सकता है। मोस्टली इससे होता ही है ना कि जिसकी कंपनी बनानी होती है जिसके शेयर ज्यादा होते हैं वो खुद को सीवी। जनरली पाकिस्तान में यही होता है कि जो 2-3 लोग मिलकर कंपनी बना रहे होते हैं, उसमें जिसने ज्यादा शेयर्स रखे होते हैं वो अपने आप को सीईओ ही नॉमिनेट कराता है। और वो जो नॉमिनेट करा रहा होता है वो बाकियों का एक, समझ लें, वर्बल कंसेंट उसके पास होता है। और वो उस कंसेंट को हम लीगल फ्रेमवर्क में डालते हैं तो लॉ अज्यूम करता है कि हाँ ये सारे शेयर होल्डर्स के वोट से बन रहा है। हम जब डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे होते हैं उसमें ये लिखा होता है कि जी सारे शेयर होल्डर्स ने एग्री किया है, ये एक शेयर होल्डर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन रहा है। फिर बुक्स में उसका नाम एज ए सीईओ लिखा हुआ आता है। नेक्स्ट आ गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ अ बेसिक डॉक्यूमेंट, जो क्लॉजेज होते हैं उसमें कंपनी नेम, लोकेशन, सारा। मेमोरेंडम को अगर आप इजीली समझें तो मेमोरेंडम होता है कि कंपनी का लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा, असल चीज जो इसमें लिखी हुई होती है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। इसका क्लॉज नंबर 3.1 होता है। मेमोरेंडम को भी डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे फर्दर लेक्चर्स में। अभी बस मैं एक ओवरव्यू यही बता देता हूँ कि मेमोरेंडम में मेनली लाइन ऑफ बिजनेस, कंपनी नेम, लोकेशन, पंजाब में ऑफिस है, इस्लामाबाद में कहाँ पे है, वो डील कर रहा होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक और डॉक्यूमेंट होता है ज़रूरी, वो डील कर रहा होता है कि डायरेक्टर्स कितने हैं, शेयर होल्डर्स कितने हैं, कंपनी में मीटिंग्स कब कब होंगी। ये कंपनी के समझ लें जो बाय लॉज हैं वो आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती वो मेमोरेंडम में लिखे हुए हैं। और अगेन रिपीट कर दूं, जो ओनरशिप से रिलेटेड चीजें हैं, डायरेक्टर्स कितने होंगे, मीटिंग्स कब होंगी, मीटिंग्स का कोरम क्या होगा, वो सारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होता है। लास्ट आ गया सीएनआईसी कॉपीज ऑफ पार्टनर्स और एप्लीकेशन फॉर्म। ये इस नेम रिजर्वेशन से पहले का एक, समझ लें, डिस्क्लेमर नोट जो एससीसीपी ने हमें दिया था, उसको हमने ओवरव्यू उसका किया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं।
फर्दर इन फ्यूचर लेक्चर्स हम देखेंगे कि जी आर्टिकल क्या है, मेमोरेंडम क्या है। अगर हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट आ जाए तो हम फौरन बता सके कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अच्छा इसका मतलब है कि ये एक एससीसीपी बेस्ड कंपनी है। उसके टॉप पे लिखा होगा कि कौन आर्टिकल किसके हैं, एसएमसी के हैं, पीवीटी के हैं, पब्लिक के हैं। अगर आप किसी रेगुलेटर के पास किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और रेगुलेटर कहेगी जी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दो, तो फिर आप उससे पूछेंगे कि जी क्या ये सिर्फ एससीसीपी कंपनीज यहाँ रजिस्टर हो सकती हैं? वो कहेगा नहीं, यहाँ तो कोई भी बिजनेस हो सकता है। फिर आप उसे कहेंगे हम आर्टिकल नहीं देंगे, हम आपको सोल प्रोप्राइटर है तो उसका एनटीएन देंगे, एलएलपी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 3 फॉर्म 4 होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम, इसलिए इन टर्मिनोलॉजीज को एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर जबानी याद करना जरूरी है कि कोई भी डॉक्यूमेंट समझ लें, एक फाइल है 20 डॉक्यूमेंट है, उसमें एक पेज देख के भी आपको पता लग जाएगा कि इसकी लीगल फ्रेमवर्क क्या है बैक एंड पे। और मैंने आगे रेगुलेटर को इसकी लीगल आइडेंटिटी अगर इस्टेब्लिश करानी है तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्योंकि मिनिस्ट्रीज हमेशा आपसे गलत डाटा मांगती हैं, इवन बैंक्स वाले आपसे गलत डाटा मांगते हैं। फॉर्म 29 एससीसीपी ने आज से 5-7 साल पहले खत्म कर दिया था, या समझ लें 8 साल पहले। फॉर्म 29 एससीसीपी न्यू रजिस्ट्रेट कंपनीज को नहीं देती थी, लेकिन आज भी अगर आप जाएं 2026 में किसी बैंक में, फेमस बैंक में, जी मैंने अकाउंट खोलना है, तो वो बैंक वाला आपको कागज पे लिख के देगा जी फॉर्म 29 लेके आओ। फिर वो क्लाइंट हमें कहेगा जी आपने फॉर्म 29 नहीं दिया, फिर हम उसे कहेंगे बैंक वाले से बात करो, फिर हम बैंक वाले को बताएंगे कि ये नई कंपनी है, इसका फॉर्म 29 हो ही नहीं सकता, जरूरत ही नहीं है, उसके बगैर अकाउंट ओपन होता है। फिर वो बैंक अपने हेड ऑफिस बात करेगा तो उसे क्लैरिटी होगी, हाँ वाकई मेरी ये रिक्वायरमेंट गलत थी, ये तो पुरानी कंपनीज पे अप्लाई होती है। तो ये एक रीजन है कि आपको लाजमी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसे हमने पीछे आइडेंटिफिकेशन देखी थी कंपनी की कैटेगरीज की, फर्दर जब आप कॉर्पोरेट में डिग इन करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना उतना ही इक्वली जरूरी है। अब हम प्रोसीड का बटन दबाते हैं नेम रिजर्वेशन के लिए। अब यहाँ पर जो है आप कोई भी नाम लिख सकते हैं प्रपोज करके। वो कौन कौन से नाम प्रोहिबिटेड हैं, किस तरह होंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। और अभी ये एक नाम प्रपोज करके हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जलाल ट्रेडर्स और चेक अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पर एक रेड कलर का लिखा हुआ आ गया 6 सिमिलर नेम्स फाउंड, और यहाँ प्रपोज का ऑप्शन भी वो मुझे दे रहा है। वो प्रपोज का ऑप्शन सॉफ्टवेयर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, आगे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। तो वो सॉफ्टवेयर ने अपनी तरफ से बैकग्राउंड चेक तो मुझे दे दी है, लेकिन वो कह रहा है आप अपनी तसल्ली देख लें, एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट अगर मुझे लगता है कि मेरा नाम एससीसीपी के बायलॉज पे पूरा उतरता है, मुझे मिल जाएगा, तो मैं ये प्रपोज का बटन क्लिक कर दूंगा और एप्लीकेशन आगे चली जाएगी। लेकिन अगेन वो एक दफा मुझे डिस्क्लेमर लाजमी देगा कि ये भी आइडेंटिकल आ रहा है, आप तसल्ली कर लें। अब अगर जैसे यहाँ पर उमेर जलाल ट्रेडर्स, अगर मैं ये नाम यूज करता हूँ, अब देखिए सॉफ्टवेयर मैंने बिल्कुल 100% सेम नाम यूज किया, तो सॉफ्टवेयर ने कहा है कि ये तो है ही इम्पॉसिबल ना कि आपको मिल जाए, आप किसी भी तरह सेटिस्फाई नहीं कर सकते रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। तो मुझे प्रपोज का बटन जो अभी मेरे सामने आया था वो जा चुका है, और उसके सामने बस एक एरर आ रहा है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच की सिचुएशन में वैसे ही एससीसीपी की तरफ से माजरत है कि सॉरी आप नहीं कंटिन्यू कर सकते इस नाम के साथ। मैं वापस जाऊंगा दोबारा जलाल ट्रेडर्स। अब एक चीज मैं अभी क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले बताता जाऊं, जैसे ये ट्रेडर्स का बिजनेस है, सिमिलर नेम रिजेंबलिंग नेम्स डिफरेंट बिजनेसेस में अलाउड होते हैं, सिमिलर बिजनेस में अलाउ नहीं होते। जलाल ट्रेडर्स से अगर रिजेंबलिंग ट्रेडर्स बहुत सारे आ रहे हैं तो मैं शायद जलाल अगर टेक्नोलॉजीज करूं, यहाँ पर कोई भी रिजेंबलिंग नेम नहीं है, और जलाल टेक्नोलॉजीज जब मैं प्रपोज करके सबमिट करूंगा तो जलाल ट्रेडर की जो रिजेंबलेंस थी वो मुझे रिजेक्शन का सबब नहीं बनेगी, क्योंकि अब लाइन ऑफ बिजनेस सेपरेट हो चुका है। सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस में रिजेंबलिंग नेम हो सकते हैं, सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं, सेम कभी नहीं हो सकता। सेम एग्जैक्ट मैच कभी भी नहीं हो सकता, एग्जैक्ट मैच पे 100% रिजेक्शन है, लेकिन रिजेंबलिंग लाइन ऑफ बिजनेस में रिजेंबलिंग नेम क्रॉस वो नहीं मिल सकते। अब अगर यहाँ पर जलाल टेक्नोलॉजीज की जगह मैं करता ना जलाल ट्रेड, अब ट्रेडर नहीं है, ये ट्रेड है। और मैं कहूँगा जी ये तो पहले वाला तो ट्रेडर्स है, मैं तो ट्रेड करने जा रहा हूँ, ट्रेड पे भी रिजेक्शन आएगी, क्योंकि ट्रेड और ट्रेडर्स के लिटरल मीनिंग तो सेम है। ट्रेड और ट्रेडर्स एक ही चीज है, और जब मैं डॉक्यूमेंट भी फाइल करूंगा तो इसकी भी ट्रेडिंग अलाइड की कैटेगरी में ये कंपनी अप्रूव्ड होगी, और मैं भी जब जलाल ट्रेड फाइल करूंगा तो मेरा भी लाइन ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग अलाइड आ रहा होगा। तो एससीसीपी अपने डेटाबेस में भी देखती है कि हमारे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी इनका लाइन ऑफ बिजनेस जो सेक्टर है वो सेम आ रहा है, तो वहां से फिर रिजेक्शन आएगी।
अभी आई गेस क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं, फिजिकल के लिए भी और ऑनलाइन के लिए भी। जब हम प्रपोज कर देते हैं और ठीक है, उसमें आ जाता है कि कोई सिमिलर या सिमिलर नहीं आप ये रख सकते, सिमिलर नाम नहीं आ रहा। तो उस सूरत में क्या होगा कि वही नाम हमें मिल जाएगा या फिर भी हमने 3 नाम प्रपोज करने होंगे? अच्छा, एससीसीपी में नेम रिजर्वेशन के टाइम 3 नाम का ऑप्शन आ रहा होता है, वो हमारी ईज के लिए है कि हम प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 सबमिट कर दें। हम वो सबमिट नहीं भी करते, सिर्फ एक ही नाम सबमिट करते हैं और वो एससीसीपी के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो वो हमें मिल जाएगा। 2 और 3 सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ये ऑनलाइन के क्वेश्चंस किस तरह से लेने हैं वो आप देख लें। जो नंबर 1 है वही मिलेगा। जी नंबर मैं 1 देख अगर, लेता हूँ सर, आप फिजिकल वालों को कैटर करें, मैं इनसे भी लेता हूँ अभी। चलें ठीक हो गया। जो नाम अवेलेबल है फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही मिल गया तो 2 और 3 वैसे ही माइनस हो जाएंगे। वो 2 और 3 इसलिए होते हैं कि हमारा टाइम बच जाए। आज मैंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की मंडे को एक नाम से, ट्यूसडे को रिजेक्शन आ गई, मैंने नया नाम लिखा, वेंसडे को रिजेक्शन है, मैंने थर्ड नेम लिखा। मुझे अगर अर्जेंसी है तो मैं तीनों नाम आज ही लॉन्च कर दूं, रजिस्ट्रार फर्स्ट 2, 3 देखता रहे प्रायोरिटी वाइज। जिस वक्त हम जो पहले आपने ऑप्शन दिया था सिर्फ नेम रिजर्वेशन या नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। अगर हम इनकॉर्पोरेशन के साथ जाते हैं तो साथ ही हमें फौरन सामने। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर हम नेम रिजर्वेशन और इनकॉर्पोरेशन का कंबाइन प्रोसेस भी लॉन्च करते हैं, उसमें भी अगर हम अपनी आसानी के लिए 3 नाम प्रपोज कर देते हैं, 1, 2, 3, जो भी अप्रूव होगा उसके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मिलेगा। अर्जेंट प्रोसेस का ये मतलब नहीं है कि अगर हमारा नाम क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा स्टिल हमें अप्रूवल आएगा, अप्रूवल नहीं मिलेगा। बेशक हमने अर्जेंट प्रोसेस में गए हैं, अप्रूवल नहीं मिलेगा जब तक नाम अप्रूव नहीं होता। फर्क ये होता है कि नेम अप्रूवल अगर हो गया है तो मेरे पास करने को कुछ नहीं होता, एससीसीपी के पास अगले स्टेप की फाइल पड़ी है ऑनलाइन। एससीसीपी का रजिस्ट्रार नेम अप्रूव करते ही फिर जिस ऑफिसर ने एससीसीपी में इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने हैं, जैसे आर्टिकल, मेमोरेंडम, वो फौरन उस पर मूव कर जाता है। सेपरेट प्रोसेस में मैंने आज नेम फाइल किया, कल मुझे नेम का अप्रूवल आया, फिर एक दिन बाद मैंने इनकॉर्पोरेशन फाइल की, अगले दिन उसका अप्रूवल आया। तो स्पीडी करने के लिए है कि आप इनकॉर्पोरेशन भी साथ ही फाइल कर दें। सर लेट्स सपोज अगर आप तीनों नाम दोनों कंबाइन प्रोसेस करते हैं और 3 नाम रख लेते हैं, ठीक है, तो हमारे क्या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, उसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल सारे 3 3 क्रिएट होंगे? हम जब ये डिजिटल में ये एक प्रोविजन होती है, हम जब 3 नाम प्रपोज करते हैं ना तो उन तीनों के अगेंस्ट डिजिटल कॉपीज बन जाती हैं, आर्टिकल की भी, मेमोरेंडम की भी, सारी चीजों की। जो नाम अप्रूव होता है उसकी डिजिटल कॉपी फौरन रजिस्ट्रार के सामने आ जाएगी और वो अप्रूव होके हमारे पास फाइनल वेरिएंट आ जाएगा। रजिस्ट्रार के पास तीनों कॉपीज ऑटो जनरेटेड आ रही होती हैं। पहले वक्त में ऐसा था कि आर्टिकल, मेमोरेंडम हमें मैनुअली ड्राफ्ट करके उन्हें देना पड़ता था। अब मैनुअल ड्राफ्टिंग खत्म हो चुकी हुई है, अब मैक्सिमम चीजें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, तो उसके पास जो नाम अप्रूव होगा वो फाइल सामने आ जाएगी। ये कहने की कोशिश की था कि लेट्स सपोज हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ इस लाइन ऑफ बिजनेस एक सेलेक्ट किया, 3 सेलेक्ट करने की हो सकता है, तीनों में बिजनेस हो रहा है। नहीं आप एक ही लाइन ऑफ बिजनेस भी 3 दफा सेलेक्ट कर सकते हैं ना। मेरा, लाइन ऑफ बिजनेस हाँ, लाइन ऑफ बिजनेस आप एक भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट का ऑप्शन देते हैं। इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। जनरली ये होता है लाइन ऑफ बिजनेस हमेशा सेम ही होता है। एक आदमी ने आईटी की कंपनी बनानी है तो उसको नाम नहीं भी मिला, उसने बनानी है आईटी की ही होगी। वो लाइन ऑफ बिजनेस नियर टू इम्पॉसिबल है कि वो चेंज करेगा। ये सिमिलर नेम आ गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, प्रपोज, हाँ, नाम तीनों यहाँ वो ले लेगा हमसे, लाइन ऑफ बिजनेस वो उसके बाद पूछेगा। तो लाइन ऑफ बिजनेस एक ही जाएगा, आप डिफरेंट नहीं कर सकते। लाइन ऑफ बिजनेस विल रिमेन सेम। और वो उन्होंने बनाया भी इसलिए होगा कि जो बंदा एक लाइन ऑफ बिजनेस में कंपनी बनाने आया है वो 99.99% चांस है कि उसको उसी लाइन ऑफ बिजनेस में ही कंपनी चाहिए, किसी और में नहीं चाहिए। नहीं एससीसीपी से एनडीज वगैरह भी नेम ये क्या नेम बाय करना होता है, ट्रेडमार्क लेना होता है या आपको लाइसेंस मिलता है पब्लिक की तरफ से एससीसीपी की तरफ से? एससीसीपी में एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, आपने एक और ट्रेडमार्क का भी पूछा है अभी साथ ही। पूरा क्वेश्चन क्या था, काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। ये कि एनजीओ का नेम भी अगर रजिस्टर करवाना है तो वो भी एससीसीपी की तरफ से होगा? अच्छा, जो किसी भी कंपनी का, एनजीओ का या प्राइवेट लिमिटेड का या एलएलपी का जो नाम अप्रूवल एससीसीपी से होता है उसका ताल्लुक होता है एससीसीपी के फाइनल डॉक्यूमेंट्स तक। मुझे अगर उस नाम की 100% लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, लेट सपोज मैंने एससीसीपी में XYZ प्राइवेट लिमिटेड बना ली है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसके ब्रांडिंग राइट्स रखता हूँ। मैं इसके लीगल राइट्स रखता हूँ कि मैं बैंक अकाउंट बना सकता हूँ, 4 दीवारी के अंदर ऑफिस बना सकता हूँ।
अगर मैंने बाहर बोर्ड लगाना है ना तो मुझे उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेडमार्क लेना होगा। एक सिनेरियो आपको बता देता हूँ कि एक कंपनी है जिसने, मैं अपने क्लाइंट के पुराना बता देता हूँ, बिरयानी हब के नाम से, कुलाची बिरयानी के नाम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई बैरिया फेज 4 में। किसी और के पास सोल प्रोप्राइटर थी कुलाची बिरयानी, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन उसने आईपीओ से ट्रेडमार्क लिया हुआ था। तो उन्होंने कराची से लीगल नोटिस भेजा कि ये बोर्ड उतार दो, कंपनी चलानी है चलाओ चार दीवारी में। तो उस रेस्टोरेंट ने कहा कि उस कंपनी के नाम का फिर मैं क्या करूं, असल तो मेरी क्लाइंटेज ही सारी बोर्ड के ऊपर है। तो ब्रांडिंग के और ट्रेडिंग के जितने राइट्स हैं वो ट्रेडमार्क से लिमिटेड है। मैं आज एक एससीसीपी में एनजीओ बना भी लेता हूँ सेक्शन 42, मैं लिख देता हूँ कि जी ईदी फाउंडेशन, एज्यूम करते हैं कि ईदी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये कोई नया नाम है, ईदी फाउंडेशन बना ली। किसी और ने ईदी फाउंडेशन का ट्रेडमार्क ले लिया, जिसके पास ट्रेडमार्क है वो सुपीरियर है। यस, जिसके पास चाहे एससीसीपी का लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, इंटेलिजेंस वेरिफिकेशंस हैं, जितनी भी ड्यू डिलिजेंस हैं, 99% ये है कि वो क्रॉस हो जाएगा। जिसके पास ट्रेडमार्क है वो प्रिवेल करेगा। हाँ, इसकी रेमेडीज क्या है, आप अपील में जा सकते हैं, दोनों जाएंगे। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में पहले आईपीओ की अपील होगी, फिर इधर G11 में जो नैब कोर्ट्स हैं उसके अंदर इनकम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी ट्राइब्यूनल है, आईपी ट्राइब्यूनल में केस चलेगा। दोनों के वकील बहस करेंगे कि ये असल में मेरा नाम था, ये मेरा नाम था। जो प्रूफ कर लेगा कि सबसे पहले मैंने इजाद किया था, जिसकी पहली ट्रांजैक्शन है, जिसकी हिस्ट्री है, तो उसको वो नाम अल्टीमेटली मिल जाएगा। लेकिन इसमें 90% केसेस में यही होता है, जिसने टाइमली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करा लिया होता है उसे ही मिलता है। वो केस हारता कब है, लेट्स अज्यूम कि मेरा एक रेस्टोरेंट था सेवर फूड, मैंने सेवर फूड को सोल प्रोप्राइटर या कुछ भी करा लिया, लेकिन मैंने उसका ट्रेडमार्क नहीं लिया और मैं 10 साल से चला रहा हूँ इस्लामाबाद की मेन मार्केट में। मेरा ही शेफ या मेरा ही एक्स एम्प्लॉय उठकर सेवर फूड का ट्रेडमार्क ले लेता है। अब जब मैं अपील में जाऊंगा तो मेरे ग्राउंड स्ट्रांग है कि मैं ये 10 साल से रेंट दे रहा हूँ, मैं 10 साल से लोगों को तनख्वाहें दे रहा हूँ, मेरा बैंक अकाउंट भी इसका बना हुआ है, तो भाई ये मेरा ही है, वो मेरा, और वो मेरा शेफ था, ये उसका पे रोल है, ये उसकी अटेंडेंस है, उसने स्कैम किया मेरे साथ। ऐसी सिचुएशन में फिर वो जिसके पास ट्रेडमार्क है उसको कहेंगे नहीं सॉरी, आपने गलत इंटेंशन से ट्रेडमार्क एक्वायर किया। लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, असल में उसी को मिलेगा। एससीसीपी हम ट्रेडमार्क लेते हैं। ऐसी ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से लेंगे, एससीसीपी से सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क लेंगे कि हमने बैंक अकाउंट खोलना, ऑपरेट कैसे करना है। ब्रांड नेम प्रोटेक्शन सारी आईपीओ से। बट कर बट कढ़ाई ओनर है, आई थिंक लाहौर से स्टार्ट। लाहौर से हैं बट कढ़ाई के, हमारा जो हमारी एक ही ब्रांच है वो है लाहौर। वो लाहौर में। बाकी सारे जो हम कहते हैं हमसे ना अप्रूवल लिया गया ना जो बट कढ़ाई या इस तरह के मामू बर्गर या इस तरह काफी वर्ड्स आपके सामने आएंगे, उनमें ये होता है कि उनकी प्रोटेक्शन ऐसे है कि जो उन्होंने बाहर बोर्ड लगाया होता है ना, उसमें उन्होंने 2-3 कीवर्ड्स ऐड किए होते हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे होते। बट कढ़ाई के नीचे देसी असली बट कढ़ाई, नीचे 502 कदीमी, उसके वर्ड्स को वो इतना घुमाते हैं कि फिर वो अपना ट्रेडमार्क ले लेते हैं। आप मुल्तान में जाएं, मुल्तान में आपको हाफिज सोनलवा के 200 लोग मिलेंगे, सारों के सीरियल नंबर अपने हैं। इसी तरह बट कढ़ाई के भी डिफरेंट ट्रेड, जो लाहौर की असली बट कढ़ाई है उनका जो स्पेसिफिक लोगो है उस लोगो से कोई और ऑपरेट नहीं कर रहा होगा, डिफरेंट लोगो, मिलते जुलते लोगों से लोग कर रहे होते हैं। कहते हैं हम गए हैं, हमने इस केस भी किया लेकिन वो नहीं हो सका। वो केस ऐसे है कि जैसे जो 100% रिजेम्बलेंस होगी वहां वो केस जीत गए होंगे, जहां थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस है वहां वो हार गए होंगे। बट कढ़ाई नाम ही ऐसा है ना कि जो बस वो उन्होंने आगे बहुत कुछ ऐड किया हुआ होता है बेसिकली। जैसे पहले राहत बेकर्स थी, उसमें 2-3, बिल्कुल तहजीब का नाम खरीदा और हाँ, रोस्टर्स। और डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ पर इस्लामाबाद में क्रेमा कैफे एक था जो बहरिया फेज 4 में बना, वो हमारे क्लाइंट ही थे। जो बेवरले में 2 पार्टनर्स ने मिलकर क्रेमा इनिशिएट किया, उनमें डिस्प्यूट हो गया, एक पार्टनर ने बहरिया वाली ब्रांच बना ली। जब उसने बहरिया वाली ब्रांच लॉन्च कर ली, वो अज्यूम करा था कि हम दोनों पार्टनर्स हैं, हमने ये नाम इकट्ठे बैठ के सोचा, इकट्ठे बैठ के इजाद किया, इकट्ठे कंपनी बनाई। लेकिन जैसे ही उसने ब्रांच ओपन की, उसको 15 दिन बाद या महीने बाद लीगल नोटिस आ गया कि जी मैं असल ट्रेडमार्क ऑनर हूँ, उतारो ये बोर्ड। उसने स्टे लिया, वो स्टे 5-6 महीने चलता रहा, G11 आईपी ट्रिब्यूनल में केस चला, लेकिन अल्टीमेटली बेवरले वाला क्रेमा और I8 जिसके पास है और मरी एक्सप्रेसवे उसके पास था, ये 3 थे, उसके पास ट्रेडमार्क था, वो केस जीत गया। और बहरिया वाले क्रेमा को बंद करके फिर उसने कैफे पैटिसरी, पता नहीं कोई डिफरेंट सा नाम रखा उसने, फिर वो इवेंचुअली बंद कर दिया क्योंकि ट्रेडमार्क की अथॉरिटी इतनी ऊपर है। अगर एक आदमी 3-4 पार्टनर्स मिलके भी एक लोकेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक खामोशी से ट्रेडमार्क ले लेता है तो ब्रांड बस उसका है। हाँ, अगर उसका एम्प्लॉय ट्रेडमार्क ले लेता है तो वो शायद फिर केस हार जाए, लेकिन बिजनेस पार्टनर्स ले लेते हैं तो फिर, क्योंकि वो प्रूव कर देगा जी आइडिया मेरा था, मैंने तो इसको वैसे ही ऐड किया हुआ था अपने साथ, नहीं बन सकी तो मैंने निकाल दिया इसको, तो आइडिया तो मेरा था। तो ये रीजन है।
तो ये आईपी का भी पूरा हम इसी कॉर्पोरेट एडवाइजरी के कोर्स में शामिल होगा। आगे जाकर आईपी रिलेटेड भी लेक्चर्स आएंगे कि आईपी में ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, कोई आइडिया आपने सोचा है तो उसको किस तरह प्रोटेक्ट कराना है, कोई आपने बुक, नॉवल, म्यूजिक, सॉन्ग, उसको कैसे कॉपीराइट्स कराने हैं, कोई वेबसाइट बनाई हुई है उसके कॉपीराइट्स कैसे हैं, या अगर आपने कोई ट्रेडमार्क बनाया है तो उसको कैसे लोगो लेना है उसका। ट्रेडमार्क के लिए सोल प्रॉपर्टी वही होगा। ट्रेडमार्क के लिए ऐसे ट्रेडमार्क का रूल ऐसे है आईपीओ का कि अगर आपकी कोई भी बिजनेस नहीं रजिस्टर्ड ना, आप अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी ट्रेडमार्क ले सकते हैं। उसमें जनरली यही होता है कि जहाँ 3 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई होती है ना, तो जिसकी इंटेंशन थोड़ी टेढ़ी होती है वो जाके अपने शनाख्ती कार्ड पे ट्रेडमार्क ले आता है कि मैं तो इसका पर्सनल कैपेसिटी में लाइफ टाइम ओनर हूँ, ये कौन है, ये तो कंपनी में पार्टनर है। जो एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर हम क्लाइंट्स को हमेशा की एडवाइस करते हैं, हम 3 पार्टनर हैं, तीनों की जो भी 1% 2% शेयर होल्डिंग है, किसी की 99 भी है, आप आईपीओ में ट्रेडमार्क अप्लाई करें तो ऑनरशिप में कंपनी का नाम लिखें, पर्सनल नाम ना लिखें। जब आईपीओ में ऑनरशिप में कंपनी का नाम आ गया, एग्जांपल ऐसे देते हैं कि बहरिया टाउन का ट्रेडमार्क है और बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, आज मलिक रियाज बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड किसी को भी सेल कर देता है, तो ट्रेडमार्क का ऑनर कौन है? नया शेयर होल्डर। क्योंकि जब वो आईपीओ में जाएगा मलिक रियाज तो वो ये नहीं कहेगा कि ये मेरा था, वही तो बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड का ट्रेडमार्क था। जैसे जैसे कंपनी बिकती जाएगी, उस कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जितने भी एसेट्स हैं वो भी साथ साथ कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क यही होता है। असल सही तरीका जो एथिकल है वो है कि 2-3 पार्टनर मिलके बिजनेस बना रहे हैं तो वो पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, फिर उस कंपनी की ओनरशिप के अंडर ट्रेडमार्क अप्लाई करें। अगर सोल प्रोप्राइटर उसके लिए बेस्ट है बाय नेम, वो बाय नेम भी कर सकता है, बाय सोल प्रोप्राइटर भी कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन वो बाय नेम कर ले, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर जो है ना, उसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो ऐसा है कि सोल प्रोप्राइटर एसेट्स को होल्ड नहीं कर सकता। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी देखें, वर्ड में आ रहा है प्रॉपर्टी, वो भी एक एसेट है। तो सोल प्रोप्राइटर तो इटसेल्फ एक इंडिविजुअल है, वो एसेट्स नहीं होल्ड कर सकता, वो जो कुछ भी करता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा होता है। डेथ हो जाती है तो वो तो फिर बस खत्म, वो सब कुछ खत्म। वो ट्रेडमार्क कैरी फॉरवर्ड ऐसे हो सकता है कि एक सोल प्रोप्राइटर की जब डेथ होती है जी ना, ट्रेडमार्क तो आया ही नहीं अभी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये फिजिकल में भी जो हमारे साथ बैठे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, अभी वो टॉपिक आया नहीं है हुजूर, उसको कवर करेंगे। आगे हमारी क्लास भी है, तो सर ऑनलाइन के पार्टिसिपेशन के क्वेश्चंस ले लें सर। सर शुरू करें ऑनलाइन के। ठीक है जी। सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कैस यासिर साहब को। कैस साहब, मैं अभी आपका माइक ऑन करता हूँ, आप क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। ओके कैस साहब, अब आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अस्सलाम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आपने बात की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की रजिस्ट्रेशन की, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उसी की टाइप है या वो एक अलग से बॉडी है? बहुत ऊंचा आ रहा है, थोड़ा आहिस्ता करें। हाँ जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्कुल एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही है। राइट सर। और सर इस हमारे कोर्स में ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन भी शामिल है? हाँ जी, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन उतनी ज्यादा नहीं होगी, मेन एनजीओ और एनपीओ शामिल होगी इसमें। ट्रस्ट एक्ट को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, लेकिन वो ट्रस्ट एक बहुत ही बेसिक सी चीज हो जाती है, मेन एनजीओ और एनपीओ है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव उमर मुमताज। उमर मुमताज जी। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि अगर एससीसीपी स्कैम्स को नहीं रोकता तो अपार्ट फ्रॉम के वो मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना, तो एससीसीपी का पार्ट क्या है, मतलब क्या वो इदारा असल काम करता है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये था कि मैं एक एक करके क्वेश्चन कर लूँ सर, अगर आप जवाब दे दें। जी जी, मैं बता जी देता जी, हूँ। आप क्वेश्चन कर लें। पूछ लें आप पहले। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर देखें एमओए के अंदर लिखा हुआ होता है कि स्पेशलाइज्ड बिजनेस के अलावा आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो आपने हमें बोला कि लाइन ऑफ बिजनेस का नाम जो है वो रजिस्ट्रार जो है वो हटा देता है अक्सर कि भाई ये मैच नहीं हो रहा आपके बिजनेस से। फिर ये लाइन क्यों लिखते हैं कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं? अच्छा, वो जो लाइन लिखी होती है ना, वो मेमोरेंडम के क्लॉज 3.1 के एंड में लिखी हुई होती है, आखिरी लाइन के। उसमें लिखा होता है आप एंसिलरी, इसका वर्ड जो है ना एंसिलरी होता है कि वो काम कर सकते हैं, मिलते जुलते जितने भी काम है वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल ही अदर देन दिस बिजनेस नहीं कर पाएंगे। रिजेंबलिंग जितने भी हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे हमारा होटल है तो हम जो है वो उसमें स्पोर्ट्स की कोई चीज नहीं डाल सकते? एक मिसाल है, जैसे हमने बाहर अपना एक वो बना दिया स्पोर्ट्स एरिया। नहीं, स्पोर्ट्स और होटल थोड़ा डिफरेंट है, वो डिपेंड करता है स्पोर्ट्स की क्या चीजें हैं, उसको किसी न किसी कैटेगरी में फिट किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, क्योंकि दोनों सर्विसेज की लाइन है। और बाकी सर वो इदारे के हवाले से बता दीजिएगा कि जब स्कैम नहीं रोकता तो इसका पर्पस क्या है मैंडेटरी होने के अलावा गवर्नमेंट की?
एससीसीपी बेसिकली रेगुलेटर है कंपनीज बनाने का और कंपनी के बायलॉज बनाता है, वो कैसे चलेंगी कैसे नहीं चलेंगी। जब स्कैम अराइज होता है तो फिर वो उसको नहीं देखता, स्कैम को फिर और अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, एफआईए भी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है, उसमें अगर टैक्स का फ्रॉड हो रहा है तो उसको एफबीआर देखेगा। फिर स्कैम सारों में डिवाइडेड है। हाँ, एससीसीपी को अगर पता लग जाए तो वो फौरन उसको बैन कर सकता है, डीलिस्ट कर सकता है, बंद कर सकता है, लेकिन इतना एक्टिवली एससीसीपी स्कैम्स को नहीं मॉनिटर कर रहा होता। ये ऐसी है कि नादरा मेरी, मैं पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा हूँ, नादरा मुझे नहीं सुपरवाइज कर रहा, लेकिन नादरा को जैसे ही एफआईए इंटीमेट करेगी वो फौरन मेरा पासपोर्ट को भी होल्ड कर देगा, ईसीएल में नाम आ जाएगा, मैं फ्लाई नहीं कर सकूंगा, एसेट्स नहीं बाय कर सकूंगा। सिमिलरली नादरा मेरी टैक्स की लाइफस्टाइल को नहीं मॉनिटर कर रहा, लेकिन अगर एफबीआर नादरा को इंटीमेट करेगा तो वो बैंक के अंदर मेरे मुझे नॉन फाइलर कर देगा। तो नादरा डायरेक्टली नहीं देख रहा, इनडायरेक्टली देख रहा है। इसी तरह एससीसीपी भी इनडायरेक्टली देख रहा है स्कैम्स को रेगुलेटर्स की हेल्प के साथ। जजाकल्ला सर। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट वी हैव फहद शफीक। जी फहद शफीक, आप पूछिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का एहसान। सर, थोड़ा मैं लेट हो गया था आज। पहला जो आधा घंटा था क्लास का वो मेरे से मिस हो गया। 6:30 के अराउंड मैंने ज्वाइन किया। थोड़ा सा एक ब्रीफ सा अगर ओवरव्यू दे दें। सर इसकी काइंडली, रिकॉर्डिंग थैंक आ जाएगी फहद शफीक भाई, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। यू ये इंशाल्लाह मैं कोशिश जी। करूंगा एट अर्लिएस्ट इसको प्रोसेस करवा के आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर ये थोड़ा पूरे सा आधे घंटे का जस्ट ओवरव्यू। बेसिकली तो हमने बिजनेस हाँ जी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है, जो पाकिस्तान में 5 जी डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं, आइदर इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो उनको हमने ठीक डिस्कस किया है, उनमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू कितने मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये अभी इंशाल्लाह हम इसको एट अर्लिएस्ट जो है वो आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपकी कोई चलिए ठीक कंफ्यूजन होगी तो थैंक कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स में आपको चलिए एड्रेस ठीक करेंगे। ठीक थैंक यू थैंक थैंक यू, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जी मोहम्मद शहाब रजाक साहब, मोहम्मद शहाब रजाक। जी शहाब साहब, आप क्वेश्चन अस्सलाम कीजिए। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि बेसिकली मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ और काफ़ी टाइम से मैं टैक्स प्रैक्टिस को देख रहा हूँ, लेकिन चूंकि एससीसीपी को मैंने बिल्कुल अभी स्क्रैच से देखना स्टार्ट किया है तो मुझे बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और सर माशाल्लाह कम्युनिकेशन स्किल्स और सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सवाल अप्रिशिएट। आपसे बस सिंपल सा है। एफबीआर को हम जानते हैं एज अ स्टूडेंट के तौर पर कि एफबीआर क्या काम कर रहा है, लेकिन एससीसीपी का अभी तक रोल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कंपनी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जो कंपनी की फाइलिंग होती है, सो कॉल्ड फाइलिंग। एफबीआर की फाइलिंग तो हमें पता है कि हम लोग किसी का 5 ईयर एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर्टीज, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स मेंशन मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइलिंग में क्या फाइल देनी होती है? आया उसी कुछ कैपिटल देना है उसका, हमने कुछ टैक्स की मद में भी देना है? एक तो पहला मेरा सवाल ये है कि एससीसीपी का मेन पर्पस क्या है। सेकेंडली दूसरा सवाल मेरा, क्योंकि है तो ये आज की टॉपिक के साथ नहीं, लेकिन मैंने सुबह आईपीओ इस्लामाबाद जाना है। और केस ये है कि हमारे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है वॉक शेफ के नाम से अटक में। उनका मैंने आईपीओ ट्रेडमार्क का ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दी, लेकिन पिंडी के अंदर ही एक सेम लोगो सेम नेम के साथ एक और ओपन हो गया है और हमारे पार्टनर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो क्या हमारे पास एज है कि मैंने 2 दिन पहले उसकी एप्लीकेशन दायर कर दी आईपीओ के अंदर? ये मेरे दो सवाल हैं, एक पहले एससीसीपी की रोल के ऊपर, दूसरा ट्रेडमार्क के ऊपर। अच्छा, इसमें ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, वैसे आगे जब कोर्स पढ़ जाता जाएगा ना तो उसमें आपको इसके डिटेल्ड आंसर्स मिल जाएंगे। अभी मैं टू द पॉइंट आपको बता देता हूँ कि एससीसीपी का रोल है पड़ा रजिस्ट्रेशन, तो एक स्टेप 1 था, बाद में कॉर्पोरेट कॉम्प्लायंस है। कॉम्प्लायंस ऐसे कि कंपनी जो 1 मिलियन कैपिटल कम से बन रही है उसका कॉम्प्लायंस लिमिटेड, कोई 3 मिलियन अबव कैपिटल से बन रही है उसका कॉम्प्लायंस ज़्यादा। कॉम्प्लायंस से मुराद के नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा हैं जो बताने हैं। वो क्या हैं? प्राइमरीली एससीसीपी ओनरशिप, मलकियत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के इलेक्शंस, कौन होंगे, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे कंपनी जाएगी, उसका ये सारा काम है। प्लस जो लाइसेंस्ड एक्टिविटीज़ हैं, एनजीओज, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी कंपनीज, जो जितनी कॉम्प्लेक्स कंपनी होती जाएगी, एडवांस या हाई प्रोफाइल समझ लो, उसका कंप्लाइंस उतना ज़्यादा टाइट होता जाएगा, उतने नंबर ऑफ फॉर्म्स अप्लाई होंगे जो कि आपने एससीसीपी को बताने हैं। इन शॉर्ट, कोई भी बंदा अगर ये कहे कि ये मेरी कंपनी है तो उसको एससीसीपी के डॉक्यूमेंट दिखाकर ये प्रूव करेगा। वो कभी भी अपना आईडी कार्ड, अपना एनटीएन, एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स बताकर कंपनी की मलकियत नहीं बता सकता। किसी भी कंपनी में किसी की 0.001% ऑनरशिप है, ये एससीसीपी का काम है डॉक्यूमेंट देना। और किस कंपनी पे किस लेवल का कॉम्प्लाइंस फॉलो होगा, ये भी एससीसीपी का काम है। वो कॉम्प्लाइंसेस हम आगे आहिस्ता आहिस्ता सारे पढ़ेंगे कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कौन सा क्वार्टरली है, एनुअल है, कैसे फिल करते हैं। दूसरा आपका सवाल आ गया था आईपीओ वाला। ट्रेडमार्क, यस।
हाँ, ट्रेडमार्क में ये है कि अगर आपने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है तो सबसे पहले आप ये देखें कि उस दूसरे बंदे ने भी एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है या नहीं की हुई है। अगर उसने आपसे पहले प्रोसीड कर दी है और उसका सेटअप भी आपसे पुराना है तो फिर ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली वही ट्रेडमार्क ले जाएगा, फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। नंबर वन। नंबर टू, आप अपील में या कोर्ट में या किसी भी केस में तब जाएंगे जब आप खुद उसके ओनर बन जाएं। आप खुद अभी एप्लीकेशन स्टेज पे हैं तो चांसेस बहुत कम है। तो ये अब आपको बाकी आईपीओ जाएंगे तो वो वहां पर आपको सिस्टम से देखना होगा कि उनका क्या स्टेटस है, उन्होंने भी कभी कोई एप्लीकेशन लॉन्च की है या नहीं की। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेलकम। जी। नेक्स्ट वी हैव असद रफी, एडवोकेट असद रफी। जी असद रफी साहब। असद रफी, आर यू देयर? ओके, शराज अल्ताफ। असद रफी साहब लेट हैं। शराज अल्ताफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शराज भाई। अच्छा अच्छा सर, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट मुझे तो ये चीज़ कंफर्म करनी है कि एलएलपी का जो मुझे एक मेजर डिफरेंस आप कंफर्म करना है कि एलएलपी एंड पार्टनरशिप, व्हाट्स द मेजर डिफरेंस। एंड सेकेंडली सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर मैं ऑनलाइन, जैसे आपने पूरा एक प्रोसेस एंड मेथड मैकेनिज्म डिफाइन करा कि हम ऑनलाइन अपनी वो क्या कहते हैं कंपनी इजीली लॉन्च कर सकते हैं, वो एस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेट इजीली कर सकते हैं। एंड अच्छा सर, फिर इसमें हमें आईरिस का यूजर आईडी पासवर्ड भी एफबीआर का ऑन द स्पॉट हमें रिसीव हो जाएगा सीईओ की ईमेल पे? थैंक यू। थैंक यू शराज। अच्छा, इसमें पहला सवाल एलएलपी और एओपी का था। उसमें डिफरेंसेस जो है ना, हमने इसी लेक्चर के अंदर ही ऑलमोस्ट समझ लें। स्टार्ट के 30 एक मिनट बाद का जो वीडियो है ना, आप रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड करेंगे वहाँ मिल जाएगा। बेसिक ये है कि एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके बेसिक डिफरेंस हमने इस कोर्स में अभी इस लेक्चर में पढ़े हैं। एडवांस डिफरेंसेस हम आगे 5वें 6वें या 10वें लेक्चर में जाके कवर करेंगे। वो फिर असल लेक्चर वही होगा, अभी 1 मिनट में नहीं बताया जा सकता। और अभी के लिए ये है कि आप वो जो रिकॉर्डिंग आएगी उसको देख लेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन आपका लॉगिन डिटेल्स का था। जैसे ही आप एससीसीपी पे लॉगिन करेंगे, साइन अप बनाएंगे तो फौरन आपको उसका पिन आ जाएगा। पासवर्ड आपने खुद सेट करने हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, पासवर्ड खुद सेट करना है, पिन वो आपको भेज देंगे। जो भी ईमेल आप डाल रहे हैं उसी के ऊपर आ जाएगा। और सीईओ की ईमेल पे नहीं बल्कि हर उस मेंबर की जिसको आप साइन अप कर रहे हैं। पासवर्ड मेरा रिसीव हो जाएगा उसमें? जी, पासवर्ड जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं आप इसमें। वो आपसे खुद सिस्टम पूछता है क्या पासवर्ड रखना है। एफबीआर की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें पासवर्ड आपकी मर्जी का होगा डे वन से ही। ओके जी, थैंक यू। मोहम्मद यूसुफ साहब। मोहम्मद यूसुफ। शिराज आपका क्वेश्चन हो गया? ओके, मोहम्मद यूसुफ साहब आप पूछिए प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मुर्तजा अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, ठीक हैं? अच्छा अल्लाह पाक का सर, एहसान। मेरा सवाल ये है कि एक एनजीओ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रजिस्टर्ड हुई है, तो इज इट नेसेसरी कि इसको हमने एसएससीपी से भी रजिस्टर्ड करवाना है एनटीएन पर्पस के लिए, या हम डायरेक्टली मैनुअली इसका एनटीएन अप्लाई कर सकते हैं? ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं एससीसीपी से, ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। बट वो अगर आपको बेटर प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप आ सकते हैं एससीसीपी की तरफ से। अदरवाइज अगर आप डीसी लेवल पे या सूबे लेवल पे करा चुके हैं तो दैट्स इनफ। जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से तो हो गया है, बस उसका एनटीएन है कि अगर हम डायरेक्टली इसका ऑनलाइन एनटीएन सर अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, उसके लिए मैनुअल करना पड़ेगा शायद। जी जी, मैनुअल है, ऑनलाइन नहीं है सर्विसेज अवेलेबल इसकी। चलें ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव मोहम्मद अयाज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अयाज साहब। सर, आपने तो काफी सिस्टमेटिकली समझाया और मुझे अच्छा भी लगा आपके समझाने का तरीका। सिर्फ एक चीज पूछनी थी, वो ये थी कि आपने कहा था कि ये एक वेब है, आपको चीजें खुद ढूंढनी पड़ी। तो मुझे जरा ये समझा दें कि कौन से जो स्टेच्यूट्स है वो इसके साथ डील करते हैं कंपनी के ला के अलावा, या इसके कोई रेगुलेटरी रूल्स वगैरह हो, उनके अगर आप डिटेल प्रोवाइड कर दें। और फिर दूसरा सवाल ये कि अगर आप मुझे बता दें कि कॉर्पोरेट लॉयर का, जैसे अभी एससीसीपी के कंप्लायंस के अलावा लिटिगेशन में क्या रोल होता है? यानी कि आम एडवोकेट में जो क्रिमिनल और सिविल लिटिगेशन करता है और एक कॉर्पोरेट लॉयर में फर्क है बेसिकली वो, ये अगर आप अच्छा, इस समझा दें। गॉट इट। अच्छा, इसमें ये है कि मेन तो कंपनीज एक्ट है 2017, उसका अपडेटेड वेरिएंट जो 2024 वाला है वो आप पढ़ लें। जो बाकी स्टैट्यूट्स हैं या एसआरओज हैं या सर्कुलर्स आते हैं वो हम इस कोर्स में साथ साथ कवर करते रहेंगे। प्रैक्टिकल कंप्लायंस किस तरह हमने करना है। एक ये हो गया। जो एज अ लॉयर प्रैक्टिस की बात मैं कर रहा हूँ तो कॉर्पोरेट लिटिगेशन जितनी है ना, कि कंपनीज के साथ केसेस, डायरेक्टर्स के डायरेक्टर के अगेंस्ट केसेस,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कंपनी के बायलॉज की जब भी वायलेशन होगी, क्योंकि लॉ में हमेशा केस तभी आते हैं जब कोई चीज़ वायलेशन होती है किसी सर्टेन लॉ की, तो कंपनीज के लॉ की या जितनी भी रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंसेस कंपनी पे अप्लाई होते हैं उनकी जब जब वायलेशन होगी तो वो सारी चीज़ें कॉर्पोरेट लिटिगेशन की तरफ जाएंगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल में आपको सारे आईपी के केसेस मिलेंगे। इसी तरह जितने भी स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल हैं वहां पर भी कंपनी से रिलेटेड केसेस मल्टीपल मिलेंगे। और इंडिविजुअल्स के भी जो कंपनीज के खिलाफ हैं या कंपनीज के इंडिविजुअल्स के खिलाफ हैं वो भी जनरली कॉर्पोरेट लिटिगेशन में ही आएंगे। थैंक यू सर, अच्छे से समझे। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। मोहम्मद अहमद साहब। अस्सलाम जी वालेकुम अहमद सर। साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे सोल प्रोप्राइटर में हम एफबीआर में रजिस्टर करते हैं बिजनेस, ठीक है, और एसएमसी में भी इसी तरह वन पर्सन एक मेंबर होता है तो उसको कंपनी जो है ना इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? अगर एक ही बंदा दोनों चीज़ों को रन करता है तो क्या वो सोल प्रोप्राइटर में काम नहीं कर सकता? उसको कंपनी की जरूरत क्यों पेश आती है एसएमसी बनाने की? अच्छा, अगर वैसे तो ये जब आप डिटेल आगे कोर्स पढ़ेंगे ना तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी में क्या फ़र्क है और सोल प्रोप्राइटर में क्या फ़र्क है। इस लेक्चर की भी अगर रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो शुरू में बताया गया था कि सोल प्रोप्राइटर एक बिजनेस है, ऑन द अदर हैंड जो कंपनी है वो फुल फ्लेज एक कंपनी है जिसपे कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं सोल प्रोप्राइटर बनाता हूँ, मेरे पास कोई लीगल रेमेडीज नहीं है बैंकरप्सी की, एसेट्स को सेव करने की। जब मैं सिंगल ओनर होकर कंपनी बनाता हूँ तो मेरे पास सारी लीगल रेमेडीज और प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को होती हैं। वो क्या क्या रेमेडीज हैं, कैसे अवेल होंगी, वो हम आगे आगे इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, लेकिन बहुत ह्यूज डिफरेंस है सोल प्रोप्राइटर में और एसएमसी में। और सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि जिस तरह आपने यूज़र अभी बनाया है लीप पे, तो अगर मतलब मैं अपने आईडी कार्ड पे यूज़र बनाता हूँ तो एक ऑलरेडी कंपनी इनकॉर्पोरेट है, प्राइवेट कंपनी, तो उसकी फाइलिंग के लिए मैं अपने आईडी कार्ड या अपने लॉगिन के साथ उस कंपनी को कैसे लिंक कर सकता हूँ? नहीं, वो कंपनी आपकी है या किसी और की है? किसी और की कंपनी है ना, मैं कंसल्टेंट के तौर पे कैसे फाइलिंग के लिए लिंक कर उसमें सकता हूँ? उसमें वो पिछले लेक्चर की अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना जो ओरिएंटेशन हो रही थी उसमें डिटेल में मैंने बताया था कि ऑथराइज इंटरमीडिएटरी कौन होते हैं। तो आप खुद भी गूगल कर लीजिएगा, ऑथराइज इंटरमीडिएटरी आपको पहले बनना होगा एससीसीपी में, उसके बाद आप फाइलिंग कर सकते हैं। अभी के लिए यही है कि आप उस क्लाइंट का ही पोर्टल लॉगिन करें और वहीं से फाइलिंग करें। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव वसीम जान, और जब तक वसीम जान क्वेश्चन करते हैं उनके नेक्स्ट हैं एबीएम वाले भाई साहब। आप अपना प्लीज नाम रीनेम कर लें, आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। वसीम जान क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो आपने कोई अपने लेक्चर के दौरान आपने मेंशन की जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इसमें जो रजिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट में एससीसीपी का रोल होता है प्लस जो अप्रूवल होता है तो वो डीजी टीओ का होता है। तो अब ये बताएं कि ये सारा तो क्योंकि एसोसिएशन से रिलेटेड है ना, जो एसोसिएशन वगैरह होती हैं तो उसको ये रिकग्निशन देता है। अच्छा, ये तो होगी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो एसोसिएशंस होती हैं वो। इसके अलावा जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो टीचर्स एसोसिएशंस होती हैं, इसके लिए भी कोई ऐसा को लीगल या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो उनको भी इसी तरह की कोई अथॉरिटी रिकग्निशन दे? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो पहले ये आंसर कर दें, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा मेरा एक थोड़ा सा टेक्निकल किस्म का है, वो मैं बाद में पूछ लेता हूँ। अच्छा, टीचर्स या स्टूडेंट की जो एसोसिएशन है ना वो उस इदारे के साथ ही आप इंटरनली वहाँ रजिस्टर करेंगे, क्योंकि टीचर्स एसोसिएशन उस तरह ग्लोबल लेवल पर अभी तक मैंने नहीं देखा कोई ऑपरेट होते हुए। वो क्योंकि और चीज़ आ जाती है जो लिमिटेड फ्रेमवर्क में किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की, वो उसके एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन बनेगी, टीचर्स की नहीं बनेगी, क्योंकि टीचर एक तरह से एम्प्लॉय कैटेगरी में आ रहा है। तो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन वहाँ होंगी मौजूद, वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर इस तरह जो इसके अलावा जो कंट्री लेवल पे जो बड़े एसोसिएशंस होती हैं ना, जो फापूसा हो गई या पूसा, बड़ी बड़ी जो होती हैं, ऑल पाकिस्तान टीचर्स एसोसिएशन या ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन वगैरह जो होती हैं, तो ये अपनी एसोसिएशन को कैसे रिकग्नाइज करवाती हैं? इनका भी मतलब इनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए, कोई लीगल नोटिस उनको आ जाए कि यू आर नॉट रिकग्नाइज बॉडी, तो उसको वो कैसे हैंडल करेंगे? उसको वही है, वो उसको अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो उसको रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा इवेंचुअली, और वो उसको ओके। फर्दर मार्केट और जी। एडवर्टाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उसको स्टॉप कर सकती ओके, है। तो सर क्वेश्चन मेरा अनरजिस्टर्ड सिर्फ ये है कि वो कैसे रजिस्टर्ड करेंगे अपने एसोसिएशन को? वो आप कहते हैं उसकी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही।
नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर ही नहीं, वो ये एक डिटेल इस पर डिस्कशन है, इस वो एंड में शायद कोर्स में जाके आपको क्लियर हो जाए, पूरा हमें डिग इन करना पड़ेगा उसके असल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। क्योंकि एसोसिएशन हम तो बोल देते हैं टीचर्स एसोसिएशन, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट्स को पूरा स्टडी करना पड़ता है कि वो किस पर्पस के लिए बन रही हैं, तो वो अभी के लिए बहुत लिमिटेड मुश्किल होगा उसको आंसर ठीक है, करना। ठीक है सर, इसको थैंक एंड यू ऑफ वेरी द मच। कोर्स के लिए रख लेते हैं। थैंक यू। लेकिन इंशाल्लाह एक आगे और जाके क्वेश्चन मेरा, कवर हो जाएंगी वसीम भाई। जी जी जी, एक और क्वेश्चन मेरा इसी से ये है, जो आपने बात की है ना, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से, तो इसके हवाले से जो कंपनीज एक्ट है 2017, इसमें भी जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 10 से ऑनवर्ड सेक्शन 13 तक, जो नेम से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, और इसके अलावा जो है जो कंपटीशन एक्ट है उसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू ट्रेडमार्क्स और सारा कुछ, और इसके अलावा जो आईपी जो लॉज हैं उसमें भी ये कुछ इसकी मिल जाती हैं। तो इसका ये जो क्वेश्चन मेरा ये है कि इसकी जो है एक जो कंप्लायंस की कोहेरेंस कैसे होती है, मतलब यहाँ पे भी सेक्शंस हैं, कंपटीशन कमीशन में कंपटीशन एक्ट में भी सेक्शंस हैं, और इसके अलावा आईपीओ जो आईपी लॉज हैं उसमें भी कुछ सेक्शंस हैं, और कंपनीज एक्ट 2017 में भी जो है नेम से रिलेटेड जो है वो सेक्शंस हैं, जो कि बेसिकली यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ही जो है प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसको कोहेरेंस कैसे होती है इसकी, या इसमें यह है हार्मोनाइजेशन? कि जी जी। जिस प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं ना, आप उस प्लेटफॉर्म का प्रेसिडेंस पहले देखेंगे। लेट सपोज आईपी ट्राइब्यूनल में जा रहे हैं, तो आपने उस जुरिस्डिक्शन की हाई कोर्ट की या ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स निकाल लेंगे कि किन चीज़ों को हमने पास्ट में वेटेज दी गई है। जहाँ पर वो कंपटीशन कमीशन से रिजेंबलिंग मैटर है तो आप उसकी दे देंगे रेफरेंस, अगर आईपी से रिलेटेड है तो आईपी की रेफरेंस देंगे, और अगर वैसे ही केस को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप तीनों का रेफरेंस दे सकते हैं। बट इन तीनों को एक स्टैट्यूटरी लॉ में लाना मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, अलग इनकी पॉलिसीज हैं, अलग चीजें हैं सारी। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और समझना चाहूँ, तो इसमें ये है कि जो कंपनीज एक्ट 2017 की जो प्रोविजन हैं नेम से रिलेटेड, वो सिर्फ उस वक्त उसकी एप्लीकेशन होगी जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी। बिल्कुल। ये अभी ओके। जब एंड में जाएगा तो आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी के अंदर नेम रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है, आईपी के अंदर क्या होता है, या बाकी रेगुलेटर्स में क्या होता है। तो वो आगे आगे इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी ये चीजें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव मोहम्मद अबू बकर। अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ कोऑर्डिनेटर साहब आप और सर भी खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी सपोर्ट मिली इस सेशन में कोऑर्डिनेटर की तरफ से, और सर की तरफ से मतलब इंटरप्शंस इतनी नहीं थी, और उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि इंटरप्शन इस बार नहीं थी। सर मेरे एक्चुअली एक ही सवाल है, थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी सा है। अब मेरा भाई है वो फ्रीलांसर है, वो फ्रीलांस सर्विस देना चाह रहा है। अब वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा है, जस्ट लाइक वो एक पहले सर्विसेज देता था एक प्लेटफॉर्म पे, अब वो उसको बढ़ा के एक मार्केटिंग एजेंसी जस्ट लाइक होती है जिसमें डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, एसईओ, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, वॉट एवर, मतलब यू कैन नेम इट। तो वो देना चाह रहा है उसको, उस ऑफिस को या उस फर्म को जो वो बनाने जा रहा है मार्केटिंग एजेंसी, उसको हम एसीसीपी के कौन सी ऐसी मतलब टाइप में हम उसको रजिस्टर करेंगे जिसमें कम से कम लायबिलिटी उसके ऊपर आए फिर ये फॉर जो, पीआर मैं समझ वर्क। गया आपका सवाल, ये जो पूरा कोर्स है ना, आप समझ लेंगे इस सवाल के ऊपर बनाया गया है। ठीक। इस कोर्स का बेसिक की एलिमेंट ये है कि अगर टाइप एक्स ऑफ बिजनेस है तो वो सोल में जाए, एओपी में जाए, एलएलपी में जाए, प्राइवेट लिमिटेड में जाए। हाँ। इस जब ये कोर्स एंड पे जा रहा होगा ना, फिर आप खुद अपनी मैथ करके अपने भाई को आप एडवाइस कर सकेंगे कि आपके लिए एससीसीपी ठीक है, एओपी ठीक है, एलएलपी ठीक है। सही। वन लाइनर आंसर अगर मैं अभी दूंगा तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैंने आपकी चीज़ों को अभी स्टडी ही नहीं किया, आपके गोल्स को स्टडी नहीं किया, पॉसिबिलिटीज को स्टडी नहीं किया, ठीक। सिचुएशन को स्टडी नहीं किया, तो वन लाइनर आंसर इसका पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोर्स के एंड में आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने क्या मशवरा उनको देना है। ठीक है। एग्जैक्टली इंशाल्लाह। सर वन लास्ट ऑन, छोटा सा एक मुख्तसर सा क्वेश्चन है। अब जैसे कि आपने पिछले क्लास में सेशन में आपने बताया था एक सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है, वो मेरे ख्याल से इंटरमीडिएटरी जो एससीसीपी के अंडर जी। करते हैं। अब तो सिंस मेरा एलएलबी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं फाइनल ईयर में हूँ अभी भी, मतलब अक्टूबर में जाके दिसंबर में जाके मेरी डिग्री मेरे पास होगी, तब तक तो मैं कुछ नहीं दिखा सकता। अब मैंने एलएलबी के अलावा मैंने यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स मैंने ऑन कैंपस जाके ये मैंने डिग्री हासिल की है यहाँ पर 2 इयर्स की। ठीक है। तो उस पे जो है मैं वो इंटरमीडिएटरी सर्टिफिकेट कुछ नहीं, बता रहे वो थे वो इंटरमीडिएटरी, जी जी मैं समझ गया, एसएससीपी का इंटरमीडिएटरी 16 ईयर एजुकेशन मांगता है या प्रॉपर बीएस मांगता है, बीकॉम पे वो नहीं मिलेगा। वो जब जी। आपका एलएलबी का रिजल्ट आ जाएगा वो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, हाँ, बस यही सवाल। बीकॉम की बेस पे आपको ओके। एफबीआर मिल जाएगा, आईटीपी का, लेकिन एसएससीपी का नहीं।
ठीक है, शुक्रिया सर। थैंक यू जी। ओके, नेक्स्ट वी हैव हसीब साहब। जी हसीब, बिजी हसीब। जी हसीब, हसीब आप मौजूद हैं तो पूछ लीजिए जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है जी रिलेटिंग टू REITs और इनकी रजिस्ट्रेशन अभी रिसेंटली SEC ने अंडरटेक की है, 20-25 के करीब इन्होंने रीट्स रजिस्टर किए हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये तो ट्रस्ट कहलाती हैं और इनको रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनीज के नाम से इनको रजिस्टर किया जा रहा है, तो इनकी कैटेगराइज अभी जो होंगी तो ये अप्लाई करनी हो तो इनके लिए क्या प्रोसेस होगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और नॉन प्रॉफिट, इसको भी सेक्शन 42 के अंदर उन्होंने नहीं किया हुआ, इनको अलग से किया हुआ। सेक्शन 42 के अंदर गवर्नमेंट ओन्ड हो या NPOs या NGOs हो तो उनकी एक अलग कैटेगरी मेंशन्ड है। तो सेक्शन होना उन्होंने सेक्शन 42 में ही है क्योंकि उसकी जो लाइसेंसिंग है वो अंडर सेक्शन 42 भी बंद होती है। इस पे भी अगर आप की मजीद कोई इंफॉर्मेटिव पॉइंट है वो भी काइंडली मुझे बताइएगा, एनलाइटन मी विद योर फीडबैक के ये सारा जो है। दूसरी तरफ SCCP कहता है मैं नहीं लेंगे, तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में फिर तो बड़ा कुछ आ जाता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आ जाती हैं, ऑयल कंपनीज आ जाती हैं, एजेंसीज आ जाती हैं, क्लब्स आ जाते हैं। तो इसकी बाइफरकेशन मेरा ख्याल है अभी SCCP के एंड पे भी कैटेगराइज सही तरह नहीं हुई भी, तो ये कुछ क्लैरिटी इस पे भी चाहिए कि, और जो आपने कहा कि ट्रस्ट भी नहीं करते तो ये ट्रस्ट कंपनीज हैं तो ये भी इसी में आ रही हैं, तो इन पे क्या एप्लीकेबल होगा ट्रस्ट एक्ट या उसके मुताबिक इनके ठीक हो गया, चलो बिल्कुल मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। जो रीट है ना, रीट बेसिकली रीट एक तरह का रजिस्ट्रेशन का, आवाज आ रही है आपको? जी सर कंटिन्यू करें, उनका आई गेस इंटरनेट का इशू अच्छा, है। रीट जो है ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो एक बेसिकली क्रिएट किया जाता है फॉर अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल गोल्स, और बाद में उसकी बना दी जाती है RMC, रीट मैनेजमेंट कंपनी, जो है एक्चुअल ऑपरेट कर रही होती है, लेटर ऑन वो RMC ऑपरेट कर रही होती है। एक तो ये क्लैरिफिकेशन होगी, आपने RMC को भी देखना है उस पर क्या क्या लॉज अप्लाई होते हैं, कैसे चलती है। दूसरा ये कि रीट जो ट्रस्ट है ये टिपिकल ट्रस्ट से डिफरेंट है। इस ट्रस्ट का बस मतलब ये था कि एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है जो कि इरिवोकेबल समझ लें या इरिवर्सिबल, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते जैसे किसी डोमेस्टिक ट्रस्ट को नहीं कर सकते थे। तीसरा आपका था मेन NGOs का, तो सेक्शन 42 में ही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो या हमारी प्राइवेट हो, या मैंने कोई NGO बनानी है तो वो सेक्शन 42 में ही जाएगी। और ये सेक्शन 42, रीट, RMC, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें कोर्स के एंड में मजीद क्लियर होंगी। अभी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप उसका बस वेट करें कोर्स के एंड होने का। ये क्वेश्चंस अगर तब तक जब हम पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद ही क्लैरिफाई हो चुका होगा क्या चीज़ें हैं। अभी वन लाइनर आंसर देना पॉसिबल नहीं है, उससे आपको क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकेगी। इंशाल्लाह। थैंक यू ओके वेरी जी, मच। थैंक यू हसीब साहब। नेक्स्ट वी हैव असद रफी। असद रफी वंस ठीक है अगेन। सर, पहले तो सॉरी मेरा नेट की इशू था उसकी वजह से हो नहीं सकी बात। सेकेंडली मेरे 3-4 क्वेश्चन था, उसमें सबसे पहले ये है कि हम जब मेन रिजर्वेशन की तरफ जाते हैं तो लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय कैपिटल है, इसमें डिफरेंस बता दीजिएगा। और उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन जो सी है आपने बताई थी कि आप जब फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगी तो वो प्राइवेटली पर्सन की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, इसी फाइल में वो कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी। तो उसका प्रोसेस क्या है, लाइक जैसे हम लोग यहाँ पे तो CNIC डालते हैं या नाइकॉप डालते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वो कोई पर्सन को क्या कहते हैं ऑथराइज करेंगे और वो होगा, या फिर क्या कहते हैं कंपनी के नेम से ही रजिस्ट्रेशन होगी। और थर्ड क्वेश्चन मेरा है सब्सिडरी कंपनीज के बारे में। और उसी के अंदर है कि NGO, जैसे आपने बताया कि सेक्शन 42 की जो NGO है, फॉरेन NGO जो है वो रजिस्टर नहीं होती। अगर फॉरेन NGO है और वो आके कहती है कि जी मैं सब्सिडरी कंपनी बनाना चाहती हूँ जो पाकिस्तान में ही ऑपरेट करेगी, पाकिस्तान में ही चैरिटी रेज करेगी और पाकिस्तान में ही उसका वर्कआउट होगा, तो क्या वो ये भी कर सकते हैं, वो भी नहीं कवर आउट होगा इसके लिए? That's it. अच्छा, इसमें जहाँ तक फॉरेन कंपनी का आपका क्वेश्चन था ना कि वो कैसे रजिस्टर होगी, उसको आप बात के लिए रखेंगे क्योंकि वो आगे के लेक्चर्स में हम पूरा कवर करेंगे कि फॉरेन कंपनी की रजिस्ट्रेशन के क्या स्टेप्स हैं। आज बस Okay. आपने रियलाइज करना है कि लोकल कंपनी का क्या स्टेप था। लोकल कंपनी के स्टेप्स इस लेक्चर में आपके सामने आ रहे हैं। फॉरेन वाला कॉन्सेप्ट अभी आप आगे रखें वरना मिक्सअप हो जाएगा।
जो दूसरा एनजीओज का क्वेश्चन था, एनजीओ अगर कोई फॉरेन एनजीओ आएगी तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आएगी, लेकिन अगर वो लोकल फंडिंग करे तो उसने क्या करना है, वो तब भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्या रीजंस हैं, ये भी आगे जाके कवर होंगी। ओके, और लिमिटेड बाय शेयर्स और कैपिटल लिमिटेड बाय लिमिटेड बाय शेयर्स ये होता है कि आप पैसे डाल के शेयर्स ले रहे हैं, गारंटी ये होता है आप किसी चीज की गारंटी दे रहे हैं, और इन दोनों को भी आगे जाकर हम इंशाल्लाह ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, लिमिटेड बाय शेयर्स का कॉन्सेप्ट और लिमिटेड बाय गारंटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। और फॉरेन कंपनी जो सी रजिस्ट्रेशन करवाएगी सब्सिडरी की अपनी, या वो जो थी वो फॉरेन कंपनी की रजिस्ट्रेशन के अंडर आएगी या वो लोकल के अंडर आएगी? नहीं, फॉरेन कंपनी ही रहेगी, वो लोकल नहीं रहेगी, वो तो फॉरेन सब्सिडरी है अगर ना। वो सब्सिडरी अपनी मिलाती है पाकिस्तान में? हाँ जी, पाकिस्तान में सब्सिडरी होगी ऐसी। जी, वो फॉरेन की ही अंडर ट्रीट होगी और उसके बाद जी जी, एप्लीकेबल लॉज ऑनरशिप भी फॉरेन की। ऑनरशिप लोकल नहीं होगी, फॉरेन ऑनरशिप ही होगी, इधर किसी के पास नहीं होगी ऑनरशिप। ओके, थैंक यू। ओके, साइम नकवी साहब, साइम नकवी जी, साइम। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। एक पर्सनल सा क्वेश्चन है इस सारे मामले में। सबसे पहले तो जनाब सर समीर साहब को थैंक यू, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। सर अगर कंपनी है और वो सेम बिजनेस बाहर अब्रॉड में करना चाह रही है, तो उसे यहाँ पे लेट सपोज अगर एसईसीपी में रजिस्टर्ड है और वो सेम बिजनेस लेट सर्विसेज का बिजनेस है, सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो उसे किसी और फर्दर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होने की जरूरत है कि सेम नेम और सेम एक लाइन ऑफ एक्शन में वो काम कर सके बाहर भी और पाकिस्तान में भी, या वहां से काम उठा के यहाँ ला सके? तो उसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या प्लेटफॉर्म है और किस तरह से हम उसको लेके चलेंगे? अच्छा, इसमें इसका पॉसिबिलिटीज ये होती हैं, अगेन इस क्वेश्चन में ना डिग इन करना पड़ता है कि उन्होंने बाहर क्या करना है। फ्रीलांस डिजिटल काम देना है बाहर, उनको एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। इफ दे नीड पेमेंट चैनल बाहर यूएस के अंदर, लोकल पेमेंट चैनल चाहिए उनको, वहाँ का पेमेंट गेटवे, फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन होंगी। अब यूएस में कैसे होंगी वो एक अलग चैप्टर है। सऊदीया में कोई यहाँ की कंपनी जा रही है वो अलग है। इन शॉर्ट ही है कि यहाँ की कंपनी किसी भी कंट्री में जाएगी तो वहाँ के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी सिमिलर इदारा होगा हमारे बीओआई के, उसके थ्रू रजिस्टर होगी। इसका भी हम एक टॉपिक जो फॉरेन कंपनी है ना उसके साथ ही अपने इस कोर्स में ऐड कर लेंगे कि फॉरेन कंपनी यहाँ पर आ रही है वो तो हमारे कोर्स में एडेड है, लेकिन हमारी कंपनी बाहर जा रही है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो लेकिन ऐड करेंगे उसमें, फिर आपको डिटेल आइडिया हो जाएगा कि सऊदीया में जा रहे हैं तो क्या करना है या किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो क्या करना है। चलें सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव एतजाज तनवीर, एतजाज तनवीर जी, एतजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आई हैव टू क्वेश्चंस। या फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि फॉर इंस्टेंस एक डेंटल क्लिनिक है, उसको हम एसईसीपी में किस उसमें रजिस्टर करेंगे? वेदर इट विल फॉल इन सोल प्रोप्राइटरशिप और एओपी, और वो किस में जाएगा? सर इसमें एक चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे दो डेंटिस्ट हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हम उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर वगैरह नहीं करवाते, तो क्या हम उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं? थैंक यू सर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अगेन वही सिमिलर क्वेश्चन है जैसे पहले आया था। जब ये कोर्स एंड हो रहा होगा तब आपको खुद आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपने किस कैटेगरी में डालना है। बस एक चीज़ मैं करेक्ट ये कर दूं कि एससीसीपी में सोल प्रोप्राइटर एओपी नहीं होता, एससीसीपी में सिर्फ एलएलपी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सोल प्रोप्राइटर, एओपी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, इन सारों की जो क्लासिफिकेशन है वो आगे लेक्चर्स में मजीद पढ़ेंगे, फिर आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप उस डेंटल वाले सिनेरियो में उनको कहाँ रजिस्टर करना चाहें। वन लाइनर अभी इसका आंसर पॉसिबल नहीं है कि उनको कौन सी कैटेगरी फिट होती है, क्योंकि मेरी अभी तक उनसे 1-to-1 डिस्कशन नहीं हुई। हाँ, जब आप कॉर्पोरेट एडवाइजर का कोर्स कर लेंगे, आप खुद कॉर्पोरेट एडवाइजर के रोल में आ जाएंगे, तो फिर आप उनसे 1-to-1 डिस्कशन करके उनको ब्रीफ कर सकते हैं कि उनके लिए फिट क्या है इस टाइम। जहां तक वो ट्रेडमार्क की बात थी वो ले सकते हैं, उसको पॉसिबिलिटी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी। जी साइम साहब, कोई और सवाल है आपका? सॉरी फॉर इंटरवेनिंग अगेन सर, मैं जस्ट ये चाह रहा था कि अगर स्प्रेडशीट दोबारा ओपन हो जाए तो नोट्स टेकिंग आसान हो जाएगी। नहीं, नोट्स टेकिंग के लिए हम स्प्रेडशीट ये पेड स्टूडेंट्स जो हैं उनके ग्रुप के अंदर ये शेयर की जाएगी, और फिर आप लोग एज ए व्यूअर या कमेंटर का जो है वो स्टेटस के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे और उसको जो है वो अप्रूव करेंगे समीत साहब, ठीक है? जी तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी, आपको उसके अंदर कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ ऑफ कोर्स हम आपको जो है उसके अंदर एडिटर का रोल तो नहीं दे सकते, आप व्यूअर या कमेंटर का रोल आपको मिलेगा, और आपको ये जब अप्रूवल मिल जाएगा तो वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है?
सर थैंक यू। थैंक यू जी। एनीबडी एल्स जिसका ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन हो अभी आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम आई वालेकुम। नो आज जी यूनुस काकर हेलो, साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम सब सलाम। ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह पाक का एहसान सर है। मेरा सवाल ये है कि सर एक बिजनेस रजिस्टर्ड है हमारे और वो उसकी ट्रेडमार्क ली हुई है। अगर कल ये फ्यूचर में ये हम बढ़ा रहे हैं और उसकी जो है ना प्राइवेट लिमिटेड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं? और इस सीसीपी में वही नाम से हमें नाम रिजर्वेशन मिल जाएगी या नहीं? जी सर, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं आप, कैटेगरीज चेंज भी कर सकते हैं, कैसे होंगी किस तरह होंगी वो इवेंचुअली हम आगे पढ़ेंगे। बट यस, बिजनेस एक्सपैंड होते हैं तो वो अपना लाइन ऑफ बिजनेस भी चेंज करते हैं। जैसे जैसे एक्सपैंड होते हैं वैसे वैसे वो चीज़ें चेंज करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क चेंज हो सकता है, इसका यस आंसर है। कैसे हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच सर। और मैं वंस अगेन पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपकी कोऑपरेशन का शुक्रिया। और दूसरी तरफ से मैं माजरत भी चाहूँगा आपसे ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। देर आर सर्टन एलिमेंट और इसी वजह से हमने कुछ प्रोटोकॉल सेट किए थे। आई गेस आप लोगों को कोशिश हमने पूरी की है कि आप लोगों को किसी इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े। लेकिन इवन देन एक साहब जो है वो हाजिर हुए और उन्होंने अपना शो चलाने की कोशिश की। तो इसको बीइंग प्रोफेशनल आई होप कि आप ऑलरेडी भी इग्नोर करते हैं और आप आइंदा अगर कोई इस तरह का सिनेरियो आएगा तो बीइंग प्रोफेशनल आप इसको इग्नोर करेंगे। ये कुछ कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो विलिंगली जो है वो आप कह लें कि हमारी रिप्यूट के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन रिप्यूट जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, कोई भी उसको जो है वो कोशिश नहीं कर सकता डिफेम करने की। आप लोगों के तामन का बहुत शुक्रिया। कल भी इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, ओपन क्लास होगी। और उसके बाद ये सिलसिला कभी भी इंशाल्लाह इस तरह का नहीं आएगा क्योंकि पेड ऑडियंस के साथ लिंक शेयर किया जाएगा और पेड ऑडियंस के साथ एक ग्रुप में हम ज्वाइन करेंगे। उसको ज्वाइन करने का किस तरह से मैकेनिज्म है क्लास के अंदर वो भी मैं आपके साथ गाइडलाइन शेयर करूंगा। और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जब आप ज्वाइन करते हैं तो अपने नाम के साथ ज्वाइन किया करें। एक तो हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, दूसरा जब आप Q&A में हम आते हैं तो आपका नाम से अगर हम आपको कॉल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन कि हम कहें कि आईफोन वाले भाई साहब आप कर लें। अब पता नहीं आईफोन वाली बाजी भी तो हो सकती है। ठीक है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नाम के साथ ज्वाइन किया करें क्लास को। सर अगर फिजिकल में किसी का क्वेश्चन है तो आप एड्रेस कर सकते हैं, ऑनलाइन से हम इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। और कल की क्लास में मैं फर्दर भी बता दूंगा, ऑलरेडी भी वैसे ये कम्युनिकेट हो चुका है कि अगले वीक से जो हमारी क्लासेस हैं वो ट्यूसडे और वेनेसडे है, नॉट वेनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे और वेनेसडे को है। ठीक है, तो कल की क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ये हमने जो ट्यूसडे को क्लास नहीं हुई थी उसको हम थर्सडे रखा हुआ है। कल की क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच समीत साहब। थैंक यू। जज़ाक जो ट्रेड और